हमारी कहानी की शुरुआत होती है सू सिटी के बीचों बीच बनी एक शानदार इमारत से, द फोर्थ एकेडमी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज डायरेक्टर जिन लॉन्ग ने ऐलान किया है। आज वो दिन है जब हमारे छात्र प्लेयर्स बनेंगे और सिस्टम उन्हें उनकी क्लास असाइन करेगा। ये क्लास हो सकती है सोर्ड्समैन, नाइट, असैसिन या मेज। अचानक छात्रों के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल चमक उठता है और सेरेमोनी शुरू हो जाती है। इस लड़के का नाम है च्याओयू। वो कहता है, आज मुझे इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुए पूरे 18 साल हो गए हैं। ये दुनिया है काइजी, एक पैरेलल वर्ल्ड जो दिखने में अर्थ जैसी ही है। बस एक फर्क है, इस दुनिया में डंजन्स मौजूद हैं। जब कोई इंसान 18 साल का होता है तो उसे अपनी एबिलिटीज मिलती हैं ताकि वो इन डंजन्स को क्लियर कर सके। पोर्टल में कदम रखते हुए च्याओयू मन ही मन प्रार्थना करता है, भगवान करे मुझे कोई अच्छी क्लास मिले। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, क्या ये तुम्हारा यहां पहला बार है? वो जवाब देता है, हां, ये मेरा पहला बार है। फिर अचानक एक लोडिंग स्क्रीन जैसा विजुअल सामने आता है और छाया में लिपटा एक स्कल उसके चारों ओर घूमने लगता है। एक संदेश चमकता है, अ सीक्रेट क्लास हैज बीन ग्रांटेड। उस क्लास का नाम है नेक्रोमैंसर। चियाओयू हैरान रह जाता है क्योंकि नेक्रोमैंसर एक बेहद दुर्लभ क्लास है। पूरी दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक या दो लोगों को ही यह क्लास मिली है। कहते हैं सिर्फ एक स्विंग से वो काउंटलेस हाई रैंकिंग स्केलेटन समन कर सकता है और जब तक उसके पास माना है वो अकेले ही एक वन मैन आर्मी बन जाता है। वो सोचता है रेयर क्लास मिलने का मतलब है मेरे स्टैट्स जरूर बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जीरो स्पिरिट। वो हैरान होकर बुदबुदाता है, एक नेक्रोमैंसर के पास स्पिरिट ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया में इनिशियल एट्रीब्यूट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहां 10 सबसे ऊंचा लेवल है और स्पिरिट एक नेक्रोमैंसर के लिए सबसे जरूरी स्टैट होता है। उसकी किस्मत सच में खराब थी। स्पिरिट स्टैट 0। सिस्टम ने अचानक ऐलान किया, नाउ इट्स टाइम टू जनरेट अ रैंडम टैलेंट। लेकिन च्याओयू इतना टूट चुका था कि उसे लगा अब चाहे एस रैंक टैलेंट भी मिल जाए, कुछ नहीं बदलने वाला। तभी सिस्टम ने घोषणा की, टैलेंट ग्रांटेड, ब्रेव हार्ट ऑफ अ मेज, ग्रेड अननोन। यह टैलेंट बहुत ही अजीब था। हर बार जब वो फिजिकल अटैक से किसी दुश्मन को हराएगा उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। मतलब वो अपने किसी भी बेसिक एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता था। और ये तो कमाल था क्योंकि इस दुनिया में एट्रीब्यूट्स सिर्फ लेवल अप करने पर ही बढ़ते थे। अब वो बैटल के जरिए भी उन्हें बढ़ा सकता था। इस टैलेंट के साथ उसके पास सभी एट्रीब्यूट्स को मैक्स आउट करने की क्षमता थी। एक नोविस प्लेयर होते हुए भी अब उसमें हर स्टैट को अधिकतम तक पहुंचाने की पोटेंशियल थी। वो सोचने लगा, अगर मैं अपने सारे स्टैट्स को पहले मैक्स कर लूं तो मैं एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाऊंगा। क्योंकि ये टैलेंट फिजिकल अटैक्स पर काम करता था, इसलिए उसकी पहली प्राथमिकता बनी स्ट्रेंथ। उसने अपने सारे 10 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। अब उसके पास कुल 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स थे और उसकी विगर अब एवरेज इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अब अगला कदम था बिगिनर्स टास्क पूरा करना, ताकि उसकी क्लास पूरी तरह एक्टिवेट हो सके। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर एक नई जगह पहुंच गया, एक विशाल पोर्टल के सामने। वहां एक युवती उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम था इलेन, जो उसे गाइड करने के लिए भेजी गई थी। च्याओयू ने कहा, मैं यहां अपनी पहली बिगिनर मिशन के लिए आया हूं, रजिस्टर और कंप्लीट करने। इलेन मुस्कुराई, परफेक्ट, चलो मैं तुम्हें शुरुआत के लिए कुछ गिफ्ट्स देती हूं। उसने उसे दिए एक पुराना क्लोक, एक बिगिनर्स स्टाफ और एक बुक जिसमें लिखा था हाउ टू समन स्केलेटन्स। क्लोक तो बस एक एक्सेसरी था और स्टाफ उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके पास स्पिरिट ही नहीं थी। लेकिन 20 स्ट्रेंथ के साथ वो स्टाफ अब उसके लिए एक बेहतरीन क्लब बन चुका था। इलेन ने कहा, अब तुम्हारा पहला टास्क शुरू होगा, एस्केप अलाइव फ्रॉम द मिस्टी कैवर्न। उसे वहां तेज, सतर्क और संभल कर रहना था और किसी भी स्केलेटल सोल्जर को नुकसान नहीं पहुंचाना था। हालांकि एलेन अभी उसे इसके परिणाम बताने ही वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने इलेन की बात पूरी सुने बिना ही पोर्टल में कदम रख दिया। अंदर पहुंचकर वो कैवर्न की गहराई में आगे बढ़ने लगा,
जहां चारों ओर हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे। अब उसे एहसास हुआ कि इलेन उसे कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा था कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, पर जब उसने वहां मौजूद कंकालों स्केलेटन्स की भारी तादाद देखी तो वो थोड़ा घबरा गया। ज्यादा देर नहीं हुई कि एक स्केलेटन ने उसे दुश्मन समझ लिया और उस पर हमला कर दिया। उसके कदमों की आवाज ने च्याओयू को सचेत कर दिया। वो स्केलेटन लेवल 1 का मॉन्स्टर था, जिसकी स्ट्रेंथ 5 और एजिलिटी 1 थी। उसने अपना स्टाफ, जिसे वो क्लब की तरह इस्तेमाल कर रहा था, कसकर पकड़ लिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। एक ही वार में च्याओयू ने उसे धूल चटा दी। कंकाल का सिर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। उसने झुककर देखा कि क्या वो सच में मर चुका है। क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लिए लड़ाई और भी कठिन थी। लेकिन उस एक किल से उसे मिला 1 एट्रीब्यूट पॉइंट, 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और साथ ही एक ए रैंक पैसिव एबिलिटी, मिरेकल ऑफ द माइटी। इस एबिलिटी की वजह से उसकी हर स्ट्रेंथ पॉइंट अब 2 अटैक पॉइंट्स में बदल सकती थी। मतलब उसका अटैक अब 2 गुना हो चुका था। अब अगर सामने वाला दुश्मन डिफेंस के बिना हो तो वो एक ही वार में 42 डैमेज दे सकता था। ये वाकई पागलपन था, लेकिन जब वो ये सोच ही रहा था, तभी जमीन से कई कंकालों के हाथ बाहर आने लगे। सबके हाथों में चाकू थे, मानो कोई काली डेथ डांस शुरू हो गई हो। ये देखकर उसने सोचा, अब बस टास्क पूरा करना है, चाहे जो भी हो। स्केलेटन्स का पूरा झुंड अब उसकी तरफ बढ़ चुका था, पहले वाले स्केलेटन का अधूरा काम पूरा करने के इरादे से। सभी हमला करने ही वाले थे कि च्याओयू ने अपना स्टाफ जोर से घुमाया और एक ही वार में सबको फिर से अनडेड बना दिया। उस वार से उसे मिले श्योर एट्रीब्यूट पॉइंट्स, 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और साथ ही वो लेवल अप भी हो गया। लेवल बढ़ने पर उसे 5 और एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। अब उसकी टोटल स्ट्रेंथ 30 पॉइंट्स हो चुकी थी। आमतौर पर एक बिगिनर जीनियस के पास सिर्फ 10 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसके पास अब उससे 3 गुना ज्यादा ताकत थी। सब कुछ इतना आसान लग रहा था कि उसे शक होने लगा, कहीं ये स्केलेटन्स सिर्फ उसे लेवल अप कराने के लिए तो नहीं आए। पर ज्यादा वक्त नहीं बीता कि जमीन फिर से कांपी। इस बार सामने आया लेवल 3 स्केलेटन कैप्टन, स्ट्रेंथ 15, डिफेंस 20। वो इतना मजबूत था कि अगर उसका एक वार भी लग जाता तो जानलेवा साबित होता, लेकिन उसकी एजिलिटी सिर्फ 1 थी, यानी वो बहुत धीमा था। च्याओयू ने पहले वार में स्टाफ से हमला किया, लेकिन स्केलेटन कैप्टन ने अपनी शील्ड से उसे रोक लिया। इसके बाद उसने पलटवार किया। उसका वार जमीन पर लगा और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। च्याओयू ने तुरंत नोटिस किया, स्केलेटन का मूवमेंट स्लो है। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने उसका बचाव तोड़ते हुए स्टाफ से उसकी पसलियों पर जोरदार वार किया। स्केलेटन लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे एक और वार का मौका मिल गया। हंसते हुए उसने कहा, चलो अब इस वार को भी रोक कर दिखाओ। और उसका स्टाफ ऐसे गिरा जैसे कोई पुलिस बेटॉन किसी बेखबर पर पड़े। स्केलेटन कैप्टन चकनाचूर होकर बिखर गया। उसे मिले 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। इस बार की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी और अब वो सोचने लगा, अगर ये लेवल 3 पर इतना मुश्किल है तो बाकी प्लेयर्स आखिर कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। तभी उसे डायरेक्टर जिन लॉन्ग की कही हुई बात याद आई। कभी कभी मॉन्स्टर्स अपने मरने के बाद कोर छोड़ जाते हैं, जिससे रैंडम रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब वो क्यूरियस था देखने के लिए कि स्केलेटन कैप्टन क्या ड्रॉप करेगा। और कुछ देर बाद उसके सामने एक कंज्यूमेबल ग्लव्स प्रकट हुए, जिनका इफेक्ट था नेक्स्ट स्ट्राइक गारंटीड क्रिटिकल हिट, लेकिन इन्हें सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। वो खड़ा होकर उस आइटम को ध्यान से एनालाइज कर ही रहा था कि अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। नए स्केलेटन्स एक एक करके जमीन से उठने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे दुश्मन फिर से आ जाएंगे। अब भले ही वो लेवल 2 पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास सिर्फ 20 हेल्थ पॉइंट्स थे, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना था। फिर भी उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि ये स्केलेटन्स उसके लिए बच्चों का खेल लग रहे थे। उसने कुछ ही मिनटों में सबको खत्म कर दिया और इस बार उसे मिले 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और ढेर सारा EXP। स्केलेटन्स की एजिलिटी सिर्फ 1 थी, इसलिए वो धीमे थे और च्याओयू के वारों से बच नहीं पाए। अब उसने अपना एट्रीब्यूट विंडो खोला और देखा कि लेवल 3 पर पहुंचते ही उसकी स्ट्रेंथ 46 पॉइंट्स तक जा चुकी थी।
उधर बाहर बाकी स्टूडेंट्स अपने क्लासेस को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ अपने पेरेंट्स को प्राउड करने वाले थे, जबकि डायरेक्टर जिन लॉन्ग अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी एक आखिरी स्टूडेंट का इंतजार कर रहा हो। सभी सोच रहे थे, इतना समय क्यों लग रहा है? टास्क तो बस भागने का था और स्केलेटन्स तो वैसे भी स्लो होते हैं। वहीं उन स्टूडेंट्स में से एक, जो उसे जानता था, धीरे धीरे चिंता में डूबने लगा। उधर कैवन के अंदर च्याओयू सोच रहा था, क्या सारे स्केलेटन्स खत्म हो चुके हैं और अब तक टास्क कंप्लीशन का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? तभी एक भयानक आवाज गूंजी, हाउ डेयर यू! उसने तुरंत उस दिशा में नजर घुमाई और देखा कई स्कल्स हवा में तैरने लगे थे, जो एक रहस्यमयी और डरावनी एनर्जी से भरे हुए थे। अब वो स्कल्स हवा में घूमने लगे, लड़के को हर तरफ से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो तेजी से पीछे हटकर उन्हें डॉज करने लगा, लेकिन तभी उसके सामने जमीन पर बिखरी हड्डियां हिलने लगीं। वो आपस में जुड़कर किसी बड़े आकार का रूप लेने लगीं। जमीन से काले साए और आग जैसी लपटें उठीं और कुछ ही सेकंड में उसके सामने खड़ा था स्केलेटन किंग। वो अब तक देखे गए किसी भी मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा डरावना और खतरनाक था। हालांकि वो थोड़ा इंजर्ड लग रहा था, लेकिन उसकी 45 स्ट्रेंथ, 60 डिफेंस और स्किल्स, पियर्सिंग बोन और एक्सप्लोसिव बोन उसे एक वॉकिंग नाइटमेयर बना रही थी। क्या डायरेक्टर जिन लॉन्ग सच में चाहता है कि हम सब यहीं मर जाएं? उसने मन ही मन सोचा। स्केलेटन किंग ने पहले हमला किया, एक जोरदार स्विंग जिसने हवा को चीर दिया, लेकिन लड़का किसी तरह झुककर बच गया। अगर वो वार लगता तो शायद वो जिंदा न बचता। अब उसका एक ही एडवांटेज था, स्केलेटन किंग की लो एजिलिटी। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो इतनी हाई डिफेंस को तोड़ पाएगा? उसने गहरी सांस ली और कहा, लेट्स फाइंड आउट। उसका पहला वार स्केलेटन किंग की एक्सपोज्ड हड्डी पर पड़ा और सिस्टम ने दिखाया डैमेज 30। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इट वर्कड। अब उसे बस ये वार 10 बार और दोहराना था। मोटिवेटेड होकर उसने स्टाफ को क्लब की तरह घुमाया, हर वार पहले से ज्यादा तेज और भारी। स्केलेटन किंग बार बार पीछे हटने लगा, उसकी भारी हड्डियां दरकने लगीं और आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ और टूट चुका। लड़का हांफते हुए बोला, अभी भी 200 एचपी बाकी है, फिर ये गिरा क्यों? तभी गुफा में एक गूंज उठी, स्केलेटन किंग की गहरी गूंजती आवाज, तुम पहले इंसान हो जिसने केवल फिजिकल स्ट्राइक्स से यहां तक पहुंचने की हिम्मत की है। अगर उसके मिनियंस अभी भी जिंदा होते तो वो इतना कमजोर कभी नहीं पड़ता। एक नॉविस इंसान ने उसकी डिफेंस तोड़ दी थी। ये बात स्केलेटन किंग को बर्दाश्त नहीं थी। मैं इस इंसान को जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज गूंज उठी और अचानक उसका शरीर चमक उठा। उसकी हड्डियों पर काले चिन्ह उभर आए। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब वो खिलाड़ी की हर मूव को ट्रैक कर रहा था और किसी भी पल काउंटर अटैक करने को तैयार था। उसकी स्पीड पहले से दोगुनी हो गई थी। उसने एक वार किया, लड़के ने किसी तरह नैरोली डॉज किया। हालांकि वो अब भी ज्यादा एजाइल था, लेकिन हालात खतरनाक होते जा रहे थे। सीधे सीधे वॉर अब काम नहीं आ रहे थे। उसे स्केलेटन किंग की नई स्पीड के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी थी। अगले ही पल मॉन्स्टर ने फिर से हमला किया। लड़के की नजर एक बड़े बोल्डर पर पड़ी जो ऊपर से गिरने को तैयार था। उसने अटैक डॉज करते हुए खुद को उसी चट्टान के पास ला खड़ा किया। दोनों की नजरें मिलीं। एक शिकारी और एक शिकार की तरह लड़के ने स्केलेटन किंग को प्रोवोक किया। कम ऑन, हिट मी इफ यू कैन। किंग गुस्से में दहाड़ा और पूरे जोर से हमला किया। पहला वार लड़के ने अपने स्टाफ से ब्लॉक किया, लेकिन इंपैक्ट इतना भारी था कि वो दूर जा गिरा। उसके हेल्थ बार से 26 पॉइंट्स उड़ गए। अब उसके पास बस 4 एचपी बचे थे। स्केलेटन किंग फिर से उसकी ओर बढ़ा। उसकी हर चाल अब मौत की गूंज थी। लड़के को पता था, बस एक और वार और सब खत्म। किंग ने हमला किया, लेकिन इस बार वो अपनी सराउंडिंग्स भूल गया। उसका भारी वार दीवार से टकराया और ऊपर की छत हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में गुफा की चट्टानें उसके सिर पर गिरने लगीं। वो जोर से गरजा, दर्द में कराह उठा। उसकी एचपी बार सीधे 70 पॉइंट्स गिर गई। अब स्केलेटन किंग फंसा हुआ था, सिर्फ 129 एचपी के साथ संघर्ष कर रहा था खुद को मलबे से निकालने में। और लड़का जान गया, ये उसका मौका है। स्केलेटन किंग को मलबे में फंसा देखकर लड़के ने तुरंत फैसला किया, अब या कभी नहीं।
उसके पास अब सिर्फ कुछ एचपी बचे थे। इतनी कम हेल्थ में लड़ाई जारी रखना आत्महत्या थी। इसलिए उसने ठान लिया, एक ही वार में सब खत्म। उसने वो सिंगल यूज ग्लव्स इक्विप किए जो उसकी अगली हिट को गारंटीड क्रिटिकल हिट बना देंगे। लेकिन इस बार उसने स्टाफ नहीं उठाया। नहीं, इस बार वो सिर्फ अपने फिस्ट्स पर भरोसा करेगा। स्केलेटन किंग ने उसे देखा, कमजोर, घायल, लेकिन आंखों में जलती हुई आग के साथ। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो पूरी तरह पावरलेस था। लड़का गरजा और पूरी ताकत से मुक्का मारा। बूम! गुफा की जमीन का एक हिस्सा फट गया। धूल और हड्डियों का गुब्बार उठ गया। स्केलेटन किंग के चारों ओर जलती काली लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं और फिर सिस्टम ने घोषणा की, मिशन कंप्लीटेड, फर्स्ट प्लेयर टू डिफीट द बॉस, रिवॉर्ड पल्स ऑन 30 एट्रीब्यूट पॉइंट्स डिफीटेड बेयर हैंडेड, बोनस पल्स ऑन 10 पॉइंट्स एक्सपीरियंस, गेन्ड पल्स ऑन 50 EXP लेवल अप X3। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला। उसे मिला स्केलेटन किंग्स रिंग। इफेक्ट, अगला अटैक देगा प्लस ऑफ 50% एडिशनल डैमेज कूल डाउन। एक दिन, रैंक क्लास C, मतलब इसे बेचकर भारी रकम मिल सकती है। वो हैरान था कि उसने सच में स्केलेटन किंग को हरा दिया। वो सोचने लगा, बाकी लोग तो बस भागकर निकल गए होंगे, लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता था। वो बस बाहर निकलना चाहता था। सिस्टम ने पोर्टल खोला और पल भर में वो फिर से एकेडमी के सामने खड़ा था। बाहर खड़े छात्रों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कई अब भी अपने टेस्ट खत्म कर रहे थे, पर वो तो बॉस स्लेयर बन चुका था। उसी वक्त उसकी दोस्त यांग दौड़ती हुई आई। तू जिंदा है, थैंक गॉड। उसने उसे कसकर गले लगाया। डर और खुशी दोनों की झलक उसकी आंखों में थी। वो मुस्कुराया, रिलैक्स, आई एम फाइन। और अब मेरे पास है 76 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। टैलेंट, ब्रेव हार्ट ऑफ द मेज। स्किल, मसल मेक्स मिरेकल्स। अब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। यंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू इतना देर तक अंदर क्या कर रहा था? बाकी सब तो बहुत पहले बाहर आ गए थे। लड़का चौंक गया। कितना वक्त बीत गया? यंग बोला, भाई 3 घंटे। आखिरी बंदा टास्क खत्म करके निकला था 3 घंटे पहले। लड़का हैरान था। 3 घंटे? मुझे तो लगा बस कुछ ही मिनट हुए हैं। फिर उसने पूछा, और तू, तेरी क्लास क्या निकली? यांग ने गर्व से सीना तानते हुए कहा, मेज। ये बात थोड़ी अजीब लगी। दोनों ने एक ही वर्ल्ड में एंट्री ली थी, फिर भी दोनों को बिल्कुल अलग अलग क्लासेस मिली। तभी एक घमंडी लड़का आगे आया। उसका नाम था माफाए। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो ये है वो लास्ट फिनिशर? लगता है स्केलेटन्स के साथ टी पार्टी कर रहा था। लड़का सियो मन में बोला, ये हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है? एकदम बच्चे जैसा है। डायरेक्टर जिन लॉन्ग ने सभी को संबोधित किया, सभी छात्र ध्यान दें, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। अब हर कोई अपनी क्लास और टैलेंट बताए। छात्र एक एक करके आगे आए। कुछ बड़े जोश से बोले तो कुछ शर्माते हुए, क्योंकि उनका टैलेंट रैंक बहुत नीचे था। एक लड़की बोली, मैं मेज हूं और साथ ही हीलर भी। उसका नाम था श्याओजू। फिर बोला, माफाए, मैं हूं सोर्ड्समैन और मेरा टैलेंट है बी रैंक। कुछ छात्रों ने उसकी तारीफ शुरू कर दी। वाह, सोर्ड्समैन बहुत पावरफुल क्लास होती है। उसका ईगो आसमान पर था। डायरेक्टर ने सोचा, अगर इन बच्चों का बी रैंक टैलेंट है तो आने वाले समय में ये वाकई कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब बारी आई शाओ की। वो शांत होकर आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर थीं। डायरेक्टर ने कहा, तुम बताओ, तुम्हारी क्लास क्या है? श्याओ ने गहरी सांस ली और बोला, नेक्रोमैंसर। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। कई छात्रों के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन जब डायरेक्टर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। नेक्रोमैंसर, तो आखिरकार किसी को यह सीक्रेट क्लास मिली। श्याओ ने आगे बोलना शुरू किया, लेकिन बीच में रुक गया। वो अपने टैलेंट का नाम बताने ही वाला था, फिर मन बदल लिया। नहीं, अभी बताना सही नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। सच तो ये था, वो खुद भी नहीं जानता था कि उसका टैलेंट असल में है क्या। डायरेक्टर ने संतोष से सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जानता था नेक्रोमैंसर एक सीक्रेट क्लास है और ऐसे लोग इतिहास बदलते हैं। स्टूडेंट्स शॉक्ड रह गए, क्योंकि नेक्रोमैंसर का नाम सुनते ही सबको एक पुरानी कहानी याद आ गई।
कभी एक नेक्रोमैंसर ने पूरे यूनियन को मिटा दिया था, सिर्फ एक रात में। भीड़ में खड़ा माफाए मेफ अब और भी ज्यादा क्यूरियस था। वो सोचने लगा, नेक्रोमैंसर, ये तो मेज से भी ज्यादा रेयर क्लास है, पर ये तो लड़ाई में कमजोर होते हैं क्योंकि उनका डिफेंस लगभग नहीं के बराबर होता है। वो आगे सोचता है, मेजेस को कम से कम स्पेल कास्ट करते वक्त किसी की प्रोटेक्शन मिलती है, पर नेक्रोमैंसर तो और भी ज्यादा फ्रैजाइल होते हैं। और क्योंकि शाओ ने अपना टैलेंट रिवील नहीं किया था, मैफ ने तुरंत मान लिया, इसका टैलेंट तो जरूर बहुत लो रैंक का होगा। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे, वो नेक्रोमैंसर है और फिर भी कूल बना हुआ है। अगर हम होते तो अब तक सबको बता चुके होते कि हमारे पास सीक्रेट क्लास है। पर सियाओ के अंदर कुछ और चल रहा था। वो जानता था वो अभी तक कोई स्पेल कास्ट नहीं कर सकता और उसे शक था कि वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन डायरेक्टर जिन लॉन्ग का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने मन में सोचा, एक बार सियाओ ने बेसिक्स पूरी कर ली तो वो देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकता है। सभी छात्रों की इंट्रोडक्शन पूरी हुई। फिर डायरेक्टर ने कहा, अब सब घर जाओ और कल की ट्रेनिंग के लिए आराम करो। यांग मुस्कुराते हुए बोला, भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं, काश मैं भी नेक्रोमैंसर बन पाता। फिर उसने हंसते हुए कहा, कम से कम मेरे पास 8 स्ट्रेंथ पॉइंट्स तो हैं, इतना बुरा नहीं है। मेरे टैलेंट भले थोड़ा एवरेज हो, पर मेहनत से गैप भर दूंगा। शाओ ने देखा, उसके सारे दोस्तों के एट्रीब्यूट्स अभी सिंगल डिजिट्स में हैं, जबकि उसके अपने स्टैट्स उनसे कहीं ज्यादा हैं। वो मन ही मन मुस्कुराया, लगता है मैं उनसे काफी आगे निकल चुका हूं। आखिरकार वो अपने घर पहुंचा। जैसे हमेशा करता है, उसने दरवाजे के अंदर आते ही कहा, मैं आ गया। हालांकि वहां कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो बहुत दयालु और स्नेही लोग थे। जब शाओ सिर्फ 6 साल का था, उसके माता पिता किसी काम से कैपिटल सिटी गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अब 12 साल बीत चुके हैं, पर शाओ के दिल में अब भी एक सवाल जिंदा है, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अब शाओ का एक ही उद्देश्य था, कैपिटल जाना और अपने माता पिता के बारे में सच्चाई जानना। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स जमा हुए। डायरेक्टर जिन लॉन्ग ने उन्हें संबोधित किया, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई इसे संभाल नहीं सकता तो तुरंत लौट जाए। ट्रेनिंग फेल होना कहीं बेहतर है इसके बजाय कि आप अगले दिन जिंदा न देखें। वो आगे बताता है, इस बिगिनर वर्ल्ड में आमतौर पर कैजुअल्टीज नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा मौजूद रहती हैं। एक बार एक पूरी क्लास 40 स्टूडेंट्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई थी। आज तक कोई नहीं जानता कि वो वर्ल्ड कैसा था, बस इतना पता है, उसे कहा जाता था नाइटमेयर विलेज। डायरेक्टर ने गंभीरता से कहा, अगर आप समय पर लौट आई तो कोई खतरा नहीं। टाइमर जब 0 पर पहुंचेगा तभी आप पोर्टल में प्रवेश कर पाएंगे। अंत में काउंटडाउन समाप्त हुआ और बिगिनर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। काली बिजली की कई बोल्ट्स हवा में चमकी और सभी स्टूडेंट्स एक नए अजीब वर्ल्ड में पहुंच गए। उनके सामने था एक अबैंडन्ड विलेज। कुछ स्टूडेंट्स डर के मारे इधर उधर देखने लगे, लेकिन मफी ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, यही तुम्हारी सुरक्षा के लिए काफी है। शैडो में छिपे हुए किसी ने उनकी हर हरकत देखी। एक जोड़ी सस्पिशियस पैर साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। कॉन्फिडेंट होकर मफी ने कहा, फॉलो मी, मैं तुम्हें ट्रेनिंग के अंत तक ले जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे स्ट्रांग हूं। चाहे शाओ की सीक्रेट क्लास हो, लेकिन वो मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं। इस नए स्थान के बारे में सब कुछ अजीब था। अब तक सिस्टम की कोई साइन नहीं दिखाई दी। यहां का माहौल, सुनसान विलेज और छिपे हुए ऑब्जर्वर्स, सब कुछ रहस्य और खतरे से भरा था। अचानक एक अजीब फिगर प्रकट हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, सच में बहुत पिटीफुल है क्योंकि आप सभी इतने छोटे और युवा हो। लगभग हार्ट ब्रेकिंग है। शाओ ने निश्चय नहीं किया कि यह एनपीसी है या नहीं और पूछा, आप इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं। फिगर ने गंभीर होकर उनका परिचय दिया, आपका स्वागत है। अब आप पहुंच चुके हैं नाइटमेयर विलेज में, जहां यह सीमिंगली सिंपल चैलेंज दरअसल एस लेवल डिफिकल्टी का है। सिस्टम इसे अलग तरह से कैलकुलेट करता है। यह लगभग ई लेवल डंजन के बराबर होगा। नॉर्मल टर्म्स में आपका टास्क है सरवाइव करना और विलेज के सेंटर का सीक्रेट अनकवर करना। डायरेक्टर की कहानी याद आते ही सभी स्टूडेंट्स डर गए।
कई छात्रों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मफी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। एक ई लेवल चैलेंज को हैंडल करने के लिए कम से कम इनिशियल स्टेज का होना जरूरी है। आप सभी अभी भी सिर्फ डिसाइपल्स हैं। उसके बाद आते हैं इनिशियल, इंटरमीडिएट, फाइनल, किंग और डिवाइन स्टेजेस। फिगर ने समझाया। जैसे ही कोई स्टूडेंट विलेज एग्जिट तक पहुंचता है, बैरियर उसे बाहर जाने से रोक देगा। एक बार अंदर, कोई बाहर नहीं जा सकता। जल्दी ही पैनिक फैल गया और स्टूडेंट्स लगभग होपलेस महसूस करने लगे। उस फिगर की ब्लंटनेस ने शाओ को ऐसा महसूस कराया कि वो कोई एनिमी नहीं है, बल्कि सच बोलने वाला व्यक्ति है। इससे उसे यकीन हुआ कि बाकी लोग भी इसी स्टेज में गायब हो गए होंगे। फिगर स्टूडेंट्स के बीच वॉक करता हुआ बोला, चिंता मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और इस नए माहौल के लिए खुद को तैयार करो। मफी ने इसे इंटरप्रेट किया। यह व्यक्ति हमें मोटिवेट कर रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंजेस का सामना करो। लेकिन सच तो यह था, वो दरअसल सुझाव दे रहा था कि आज की रात तक शायद कोई भी सरवाइव न कर पाए। अगर पहले हैवी पैनिक था, तो अब मल्टीपल लेयर्स ऑफ फियर सभी पर छा गए। फिगर ने अपना परिचय दिया। मैं हूं वूगम, इस विलेज का चीफ, और इस जगह में जिंदा रहने के लिए 2 रूल्स हैं। रूल 1, आप किसी भी वेकेंट हाउस में रह सकते हैं, लेकिन दरवाजों पर लगे ब्लैक स्टोन्स को कभी मत छुओ। रूल 2, सदैव अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, सभी डोर्स और विंडोज लॉक करना, कभी भी उन्हें रात में खोलना नहीं। शाओ ने पूछा, हम रात में अपने घरों से बाहर क्यों नहीं जा सकते? वुगाम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब रात यहां आएगी तब तुम्हें समझ आएगा। जैसे ही रात आई, सभी ने फिगर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। वे 4 ग्रुप्स में 11-11 लोगों में बंट गए। काइनो की टीम एक हाउस में एंट्री करती है, दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए। एक ने सुझाव दिया, सुरक्षा के लिए चलो दूसरे फ्लोर पर रेस्ट करें। तभी एक हीलिंग मेज पास आई। अगर कोई डेंजर हुआ तो मुझे प्रोटेक्ट करना, उसने कहा, क्योंकि हीलर होने के नाते वो शाओ को जरूरत पड़ने पर बहुत सारे हेल्थ पॉइंट्स दे सकती थी। इसी बीच एक और लड़की ने जियाओ को शेमलेस कहा और दूसरों के सामने ब्लेटेंटली सिडक्टिव होने का आरोप लगाया। अब दोनों ट्रिवियल बातों पर आर्ग्यू करने लगी। छोटी लड़की ने ताना मारा, तेरी एट्रीब्यूट्स बस इसीलिए हाई हैं क्योंकि तू फैट है। तभी एक स्टूडेंट ने विंडो के बाहर देखा। उसे अपनी ग्रैंडमदर नजर आई, जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था और जिसे वह बहुत मिस करता था। ग्रैंडमदर बोली, मुझे ठंड लग रही है, अंदर आने दो। लड़के ने बिना सोचे समझे विंडो खोलना शुरू कर दिया, लेकिन शाओ चिल्लाया, रुको, यह तुम्हारी ग्रैंडमदर नहीं है। पर अब तक विंडो पूरी तरह खुल चुकी थी। महिला की आंखें अचानक लाल होने लगीं और अगले ही पल वो उस बेवकूफ छात्र पर झपटी जिसने अभी अभी विंडो खोली थी। उसके जबड़े किसी जानवर जैसे लग रहे थे। छात्र अब बस एक याद बनकर रह जाने वाला था। तभी घर के अंदर एक स्पीयर कॉन्जर हुआ, सैन प्रकट हुआ, अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए। वो यांग था, जिसने जोर से कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन उतना समय काफी था कि वो क्लूलेस लड़का अपनी जान बचा सके। ये मॉन्स्टर लेवल 3 का था, जिसके पास 45 पॉइंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी थी। एक नॉर्मल मॉन्स्टर, लेकिन नॉविस स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहद खतरनाक। अब उसका ध्यान मेज पर था। मॉन्स्टर ने अटैक किया। डॉज न कर पाने पर मेज ने मजाक किया, अगर ये मुझे खा गया तो इतना फैट है कि ये खुद बीमार पड़ जाएगा। अचानक एक मैजिकल बैरियर प्रकट हुई। वो छोटी लड़की ने कॉन्जर की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी हेल्थ गिरने लगी। वो हीलर पर चिल्लाई, अपना काम करो, जल्दी हील करो। और कियो से कहा, अपने अनडेड समन करो। उनकी बातें सुनकर दोनों ने काम शुरू किया। हीलर ने अपनी हीलिंग मैजिक तैयार की, जिससे वो अपने साथी की हेल्थ उतनी ही तेजी से बहाल कर रही थी जितनी जल्दी वो घट रही थी। अगर सब मिलकर काम करें तो जीत संभव थी। बस कियो को अपना समनिंग स्पेल करना था। लेकिन जब सबकी नजर कियो पर पड़ी, वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था। सिर्फ एक वार में उसने मॉन्स्टर को पीछे धकेल दिया। यांग चिल्लाया, ऐसे स्टाफ यूज नहीं करते, तू खुद को खतरे में डाल रहा है। लेकिन कियो ने फिर एक और वार किया और उस वार ने मॉन्स्टर की 50 हेल्थ पॉइंट्स छीन ली। घर के अंदर अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा था और कियो के टीममेट्स बस खामोश रह गए। समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कहना चाहिए। एक नाइटमेयर को एक ही स्ट्राइक में हराना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल लग रहा था।
कुछ बोले? क्या नेक्रोमैंसर को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए? जहां मॉन्स्टर था वहां अब एक ब्लैक स्टोन पड़ गया था, जबकि बाकी का शरीर हवा में घुलकर मिट चुका था। वह सिंबल बिल्कुल उसी तरह था जैसे हाउस के दरवाजे पर लगा हुआ था। कियो ने सोचना शुरू किया। शायद ये कोई बग था, क्योंकि उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे कोई स्किल पॉइंट्स नहीं मिले थे। उसका साथी पूछता है, क्या तूने कुछ अजीब देखा? कियो ने धीरे से कहा, शायद मेरी ही इमेजिनेशन हो। सुबह होते ही यांग अपने साथियों की शुक्रगुजारी करने लगा। अगर तुम लोग न होते तब मैं नहीं जानता क्या होता। कुछ लोग बोले कि कियो वाकई में बहुत स्ट्रांग था और जू ने भी जबरदस्त प्रोटेक्शन दी। यह बात मैफ की भी कानों तक पहुंची। फिर भी मैफ का ईगो जगमगा उठा। वह सोचता है कि अगर वह वहां होता तो और बेहतर करता। उसे यकीन था कि वो भी एक नाइटमेयर को सिंगल स्ट्राइक में हरा सकता है। कियो ने पूछा, क्या तुम सुबह ही ट्रेनिंग कर रहे हो? उसका दोस्त बोला, हां, ये क्लास मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैफ ने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। मैं बस थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ और नहीं। उसने जू से कहा, तुम मेरे साथ रहो, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। पर लड़की ने जवाब दिया, ये मेरा काम है। अगर मैं डैमेज नहीं लूंगी तो कोई और लेगा। वो बोली, तुम अकेले लड़ना चाह रहे हो? ये गलत सोच है। हमें साथ काम करना होगा और कियो से सीखना चाहिए। उनका डिस्कशन जारी था कि अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, सबको खत्म करो, किसी को मत बचाओ, सबको आग में फेंक दो। विलेज चीफ ने आदेश दिया, जो भी विरोध करे उसे खत्म कर दो। मैफी तुरंत बोला, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन चीफ ने ठंडे लहजे में कहा, हमें पता है तुम लोगों ने कल रात क्या किया था। श्याओ ने देखा कि दोनों तरफ के लोगों की संख्या लगभग बराबर थी और उम्र में भी कोई खास फर्क नहीं था। चीफ ने समझाया, ये नाइटमेयर्स हमारे गांव की रक्षा करते हैं और तुम लोगों ने जो रूल तोड़ा है उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी 1000 गुना ज्यादा। मैफी ने कहा, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? हमने तो नाइटमेयर को गलती से नष्ट कर दिया था। चीफ बोला, है एक तरीका। जिसने नाइटमेयर्स को क्रोधित किया उसे आज रात शेल्टर के बाहर बितानी होगी। देखते हैं क्या उनमें से कोई इतना करेजस है कि बाहर रह सके, जहां न तो संख्या पता है न खतरा, क्योंकि बाहर रात गुजारना मतलब खुद को यादों में बदल देना है, यानी मौत को बुलावा देना। तभी श्याओ आगे बढ़ा, वो नाइटमेयर मैंने हराया था, मैं ही बाहर रहूंगा। मैफी चौंक गया, क्या कियो पागल हो गया है? लेकिन कियो बिल्कुल लूसिड था। वो बोला, मेरे पास एक थ्योरी है। अगर मैं रात बाहर रहूं तो शायद कुछ ऐसा पता लग सके जिससे हम इस जगह से निकल पाएं। सबने सहमति जताई और अब कियो को बांधने का वक्त था। वो गांव के बीचों बीच चेन से जकड़ा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है हेल्प करने से? क्या तुम्हें गांव के सीक्रेट के बारे में कुछ पता है? कियो ने बस इतना कहा, मेरे पास एक अच्छा थ्योरी है, लेकिन उसे टेस्ट करना होगा आज रात। आखिरकार चांद आसमान में उभरा, अपनी हल्की रोशनी से पूरे गांव की गलियों को नहला दिया। और तभी नाइटमेयर्स प्रकट होने लगे। एक उनमें से धीरे धीरे छत से नीचे उतरा, डरावनी आवाज के साथ। जैसे ही नाइटमेयर ने अपने शिकार को देखा, वो छत से छलांग लगाकर सीधे लड़के पर झपटा। लेकिन कियो को पहले से अंदाजा था, वो तैयार था। पर उसे हैरानी तब हुई जब उसके चारों ओर एक कंटेनमेंट स्पेल उभर आया जो उसे बचा रहा था। उसका दोस्त चिल्लाया, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। तभी मैफी आगे बढ़ा, शांत रहो, मैं संभाल लूंगा इस नाइटमेयर को। लेकिन हकीकत ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। नाइटमेयर बहुत तेज था। मैफी किसी तरह अपनी तलवार से बचाव करने में कामयाब हुआ। वो सोचने लगा, आखिर कियो ने इसे कैसे हराया होगा? वो तो बस एक मेज है। कॉन्फिडेंस में भरकर वो बोला, अगर कियो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसका वार नाइटमेयर पर पड़ा, पर नुकसान सिर्फ 5 पॉइंट्स। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाकी सब बाहर होंगे, लेकिन वो सब उसकी मदद के लिए बाहर आ चुके थे। चेन्स बेहद मोटी थीं। लड़की बोली, इन्हें सिर्फ मैफी ही तोड़ सकता है। लेकिन तब कियो ने अपनी बेयर हैंड से ही जंजीरें तोड़ दी। सब दंग रह गए। क्या वो सच में एक नेक्रोमैंसर है? उधर मैफी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। लड़कियां और कियो उसकी तरफ दौड़े मदद करने।
जो ने हीलिंग स्पेल तैयार की, पर मैफी ने मना कर दिया। जरूरत नहीं, स्कार्स ही तो एक वॉरियर की पहचान होते हैं, वो बोला। हेड पर निशाना लगाओ, वही इसकी कमजोरी है। कियो ने वैसा ही किया और नाइटमेयर ढेर हो गया। लेकिन कियो बोला, कमजोरी सिर नहीं है। मीफी को यकीन नहीं हुआ। क्या वो जानबूझकर मुझे गुमराह कर रहा है? अब वक्त था देखने का कि कियो अगला वार कैसे करेगा। वो सोच रहा था, अब कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा। उसे लगा नाइटमेयर गिर चुका है, पर तभी वो जमीन से फिर उठ खड़ा हुआ। अब मैफी को शक होने लगा। क्या यांग सही था? क्या सिर वाकई वीक स्पॉट नहीं था? लेकिन यही तो कियो ने किया था। शायद वो उतना अच्छा नेक्रोमैंसर नहीं है जितना कियो। ये सोचकर उसका ईगो और भी इन्फ्लेट हो गया। मैं कियो से कहीं बेहतर हूं। बाकी साथी उसे रोकने लगे। रुक जा, उस हालत में तू मरेगा। पर मैफी नहीं रुका। नाइटमेयर फिर हमला करने को तैयार था। मैफी ने पावरफुल अटैक्स की बराज छोड़ी। मॉन्स्टर को 30 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। बस एक और वार और वो साबित कर देता कि वो कियो से कम नहीं। लेकिन तभी एक स्टाफ उसके सामने से गुजरा और नाइटमेयर को फाइनल ब्लो दे दिया। मैफी गुस्से से फट पड़ा। तूने मेरा मॉन्स्टर चुरा लिया। कियो ने शांत होकर कहा। तूने अच्छा किया मैफी। पर वो बुरी तरह इनरेज था। मैफी ने उसे अक्यूज किया। तूने मेरा आइटम ले लिया। कियो ने आइटम उठाया, पर कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त 2 और नाइटमेयर्स उन पर टूट पड़े। कियो चिल्लाया, सब अंदर भागो, इन्हें रोकने का कोई मतलब नहीं। सबने किसी तरह घर में शरण ली। नाइटमेयर्स दरवाजे के बाहर घूमते रहे। अब अंदर सब सेफ थे। किसी ने पूछा, अब बाहर कैसे निकलेंगे? कियो बोला, कल सही वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अगले दिन विलेज चीफ का गुस्सा फट पड़ा। तुम लोगों ने एक और गार्डियन स्पिरिट नष्ट कर दिया है। चाहे वो कुछ भी करें, चीफ का कहना था उन्हें खत्म करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने नाइटमेयर विलेज को नष्ट कर दिया था। कियो ने शांति से पूछा, क्या आप सच में इसी जगह रहते हैं? चीफ बोला, हां, हम यहां कई जनरेशन से रहते आए हैं। कियो ने ठंडे लहजे में कहा, तो सुनो, इस गांव के बारे में सच सिर्फ एक है। चीफ हैरान, क्या मतलब? कियो ने उंगली उठाई और बोला, तुम में से कोई भी असली गांव वाला नहीं है। तुम सब वही क्लास हो जो सालों पहले इस गांव में मॉन्स्टर्स के हाथों मारी गई थी। चीफ चिल्लाया, झूठ! तू झूठ बोल रहा है। लेकिन कियो के पास सबूत था। उसने एक काली स्टोन दिखाई, वही जो उनके दरवाजों पर लगी थी। चीफ कांप उठा, तूने बड़ा पाप किया है। ये स्टोन्स हमें बचाती हैं। तभी देखा, हर स्टूडेंट के हाथ में अब वही स्टोन थी। चीफ ने डरते हुए कहा, तुमने भगवान के नियम तोड़ दिए, अब सजा मिलेगी। असल में वो ब्लैक स्टोन्स ही उस दुनिया को सस्टेन कर रही थीं। अगर वो टूट जाती तो पूरा गांव ढह जाता। कियो ने आदेश दिया, सब स्टोन्स तोड़ दो। जैसे ही वो टूटी, आसमान में दरारें पड़ने लगीं, विलेज बिखरने लगा और चीफ की यादें लौट आईं। उसे याद आया, उसने डायरेक्टर से वादा किया था कि वो सबको वापस लेकर आएगा। वो सभी कभी सपनों से भरे छात्र थे जो कॉलेज जाना चाहते थे। पर उस दिन उन्होंने नाइटमेयर विलेज में कदम रखा और उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया। अब वो विलेज लीडर बन चुका था। आखिरकार उसे सब कुछ याद आ गया। वो दरअसल अपनी क्लास का मॉनिटर था। सिस्टम अनाउंस करता है, अ प्लेयर हैज अनकवर्ड द विलेजेस सीक्रेट। रिवॉर्ड्स विल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। अब टेलीपोर्टेशन शुरू होने वाली थी। दूसरी क्लास का मॉनिटर सबका शुक्रिया अदा करता है। थैंक्स एवरीवन फॉर योर एफर्ट। यन उत्सुकता से पूछता है, कियो, तूने ये सब कैसे समझ लिया? कियो बस मुस्कुराता है, वापस लौटने के बाद सब बताऊंगा। लेकिन कुछ समय बीत जाता है और वो अब भी विलेज से बाहर नहीं निकले। सब हैरान। मिशन तो पूरा हो गया था, फिर भी हम यहीं क्यों हैं? तभी सिस्टम फिर से अनाउंस करता है, न्यू मिशन अनलॉक्ड। फॉर द 5 हु डिस्ट्रॉयड द स्टोन्स, रिकवर द हार्ट ऑफ नाइटमेयर्स। मिशन रैंक ईली डिफिकल्टी। अब कियो का लेवल 5 है, स्ट्रेंथ 101 पॉइंट्स। बाकी सारे स्टूडेंट्स वापस लौट चुके हैं। सिर्फ कियो और कुछ ही लोग अब भी वहीं फंसे हैं। सबको एहसास होता है, शायद ये एक सीक्रेट मिशन है। जो इसको पूरा करेगा वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जगह पक्की कर सकता है। लेकिन ये बेहद खतरनाक है और बाकी सबका लेवल तो सिर्फ 3 है।
ऐसी मिशन में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन। एक लड़की पूछती है, क्या स्टोन्स तोड़ना सच में जरूरी था? यान सोचता है, कियो चाहता था कि उसके क्लासमेट्स भी इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बने, पर माफाई हमेशा की तरह कॉम्पिटिटिव है। नहीं, मैं कियो से पहले मिशन खत्म करूंगा। तभी एक काली हाथ छत पर से निकलती है। धीरे धीरे वो पूरी आकृति बनती है। अ मेगाज हैंड हैज इमर्ज्ड। ज्यादा देर नहीं लगती कि और भी नाइटमेयर्स प्रकट हो जाते हैं। उनका इरादा साफ है, सारे स्टूडेंट्स को खत्म कर देना। हर तरफ से गूंजती है चीख, दे मस्ट डाई। अब 4 मॉन्स्टर्स सामने हैं, एक खतरनाक संख्या, और यान को यकीन है कि वो इतनी ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। सब अपनी अपनी एबिलिटीज को कोऑर्डिनेट करने लगते हैं ताकि इस ताबड़तोड़ हमले को झेल सकें। सबसे पहले मैफ आगे बढ़ता है। उसका वॉर मॉन्स्टर को 10 डैमेज देता है, पर वो अब भी नाराज है। बस इतना ही? मैं तो एक वार में खत्म करना चाहता था। हीलर चिल्लाती है, मैं ऑलमोस्ट आउट ऑफ माना हूं और जू की हेल्थ भी लगभग खत्म हो चुकी है। तभी कियो एक जोरदार वार से नाइटमेयर को खत्म कर देता है और एक एट्रीब्यूट पॉइंट हासिल करता है। जू चिल्लाती है, कियो, 2 और आ रहे हैं। मॉन्स्टर्स अब बिल्कुल करीब हैं, लेकिन कियो बिना रुके वार करता है। कुछ ही सेकंड में दोनों गिर चुके हैं और उसे फिर से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। उसके सामने अब एक कोर चमक रहा है। स्टेज के हिसाब से यह रिवॉर्ड काफी सेटिस्फाइंग है। वो सोचता है, यह तो मेजर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, इससे डैमेज 5% बढ़ता है, शायद मैं ये यांग को दूं। जू उनकी टीम वर्क की तारीफ करती है, लेकिन माफ फिर भी अटेंशन चाहता है। मैं भी कुछ कर रहा हूं, मुझे इग्नोर मत करो। तभी तुआओ कहता है, स्टॉप टॉकिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो कहता है, मुझे बस एक और मॉन्स्टर चाहिए, एक और गिरा दिया तो लेवल अप हो जाऊंगा और शायद कोई नया इक्विपमेंट भी मिल जाए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट झलक रही है। वो सोचता है, हार्ट ऑफ द नाइटमेयर जरूर इन्हीं में से किसी के पास होगा, बस उन्हें डिफीट करते रहो। लेकिन तभी उसका एक कदम जमीन पर पड़ते ही ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। पूरा ग्राउंड फट जाता है। सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगते हैं। आ! अंधेरे में गिरते हुए सब बेबस हैं, लेकिन कियो समहाउ सुरक्षित तरीके से लैंड करता है। वो चारों ओर देखता है। हम कहां हैं? उसके पैरों के नीचे की जमीन नरम और अजीब सी लगती है। कियो खुद को यांग के ऊपर गिरा हुआ पाता है। यांग अब भी सोच रहा था, ये जमीन इतनी सॉफ्ट क्यों लग रही है? सब गिर चुके हैं। वो जल्दी से अपने साथियों को चेक करता है। सौभाग्य से सब ठीक हैं। लेकिन तभी एक भयानक बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है, इतनी गंदी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ज्यू कहती है, शायद ये बदबू उन बॉडीज से आ रही है जो यहां गिरी होंगी। पर हीलर तुरंत रोकती है, नहीं, ये स्मेल वहां से नहीं, कहीं और से आ रही है। सब उसकी नजर की दिशा में देखते हैं और जो नजारा उनके सामने होता है वो उनकी रूह तक हिला देता है। वहां खड़ा था एक विशालकाय नाइटमेयर, द नाइटमेयर किंग। सिस्टम तुरंत वार्निंग देता है, अगर ये जाग गया तो एक फ्रेंजी मोड में चला जाएगा। सबकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। उसके स्टैट्स सामने दिखाई देते हैं। हेल्थ 8000, स्ट्रेंथ 65, डिफेंस 20, एजिलिटी 60, स्किल्स, कंपल्शन और नाइटमेयर। रेल्म कियो के माथे पर पसीना छलक पड़ता है। अगर ये जाग गया तो हम सबका यहां से जाना नामुमकिन है। वो जानता था, ऐसे सीक्रेट बॉस से लड़ना मतलब मौत को इनवाइट करना है। जू कहती है, अगर उसने एक बार भी अटैक किया तो मैं उसका एक भी वार नहीं झेल पाऊंगी। सब उम्मीद कर रहे थे कि हार्ट ऑफ द नाइटमेयर इस मॉन्स्टर के पास ना हो। माफाई धीरे से कहता है, हमें इसे ऐसे ही सोने देना चाहिए, क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना? लेकिन क्राव आगे बढ़ता है। वेट, हमें मौका है। वो कामली बोलता है, मेरे पास 202 अटैक पावर है और मेरी रिंग के पहले स्ट्राइक से इसका 1/3 हेल्थ एक ही वार में गिर सकता है। वो जोड़ता है, अगर मैं इसके वीक स्पॉट को 3 या 4 बार मार दूं तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। यंग हैरान होकर कहता है, क्या तुम पागल हो? ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना सुइसाइड है। लेकिन कियो उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर हम सब अपनी एबिलिटीज मिलाकर लड़ें तो शायद हम जीत सकते हैं, क्योंकि इसकी डिफेंस बहुत लो है।
ये सुनकर माफ तुरंत स्ट्रैटेजी सोचता है। तो हमें इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि क्राव को क्लीन हिट्स मिल सकें। फिर भी सबको कियो की स्ट्रैटेजी पर भरोसा था। उन्होंने तय किया, जो होगा देखा जाएगा। माफ ने चेतावनी दी, ज्यादा दिखावा मत करना, ये बॉस मजाक नहीं है। लेकिन कियो मुस्कुराया, रिलैक्स, सब कंट्रोल में है। थोड़ा आराम करने के बाद अब वक्त था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। जब तक कोई हमला नहीं करेगा, नाइटमेयर नहीं जागेगा, इसलिए पहला वार एकदम सटीक होना चाहिए। कियो धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसने कुछ देखा। मॉन्स्टर के शरीर का एक हिस्सा हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। यही है इसका वीक स्पॉट, उसने फुसफुसाया। उसने अपना स्टाफ उठाया, रिंग का इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। अटैक पावर अब 50% बढ़ चुका था। उसने पूरा जोर लगाकर वार किया और बूम! बॉस की हेल्थ 58 पॉइंट्स एक ही वार में गिर गई। सबके चेहरे पर डिसबिलीफ। एक मेज ने इतना डैमेज कैसे कर दिया? पर कियो जानता था उसने नाइटमेयर का हार्ट तोड़ दिया है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मिशन अपडेटेड, डिस्ट्रॉय द नाइटमेयर किंग, रैंक ए। बॉस जोर से दहाड़ा। पूरी केवन कांप उठी। अब वो अपने गौस्से में जल रहा था। इविल ह्यूमंस, हाउ डेयर यू! उसका विशाल शरीर उठता है और अब वो सबके सामने है। एक टावरिंग मॉन्स्टर जिसकी आंखों में खून उतर आया है। अब माफाई की बारी थी। वो जोर से चिल्लाया, अब मेरी बारी है, चलो अटेंशन मेरी ओर खींचते हैं। वो आगे बढ़ा और बॉस पर तेज बराज में वार करने लगा। हर स्ट्राइक गूंज उठा कैवन में, स्लैंग स्लैंग स्लैंग। मॉन्स्टर अब पूरी तरह अलर्ट था और उसकी नजरें माफाई पर टिक चुकी थीं। लेकिन असली योजना अब शुरू होने वाली थी। वो कियो और अपने बीच ताकत के फर्क से बेहद नाखुश था। उसके अंदर जलन थी। वो बार बार बॉस पर हमला करना चाहता था, चाहे जितनी बार क्यों न लगे। लेकिन हर वार के बाद वो देखता, बॉस की हेल्थ बस 1 पॉइंट ही घट रही है। तभी नाइटमेयर ने व्यंग्य में कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, पहले मरने वाला तुम ही होगे। माफ ने गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो आजा, मैं तैयार हूं। अब बारी थी यांग और जू की। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले लीं। यांग ने सैंड कंटेनमेंट कॉन्जर किया और जू ने शील्ड बैरियर खड़ा कर दिया। बॉस का अगला हमला ब्लॉक होता दिखा। फिर भी मैफ को भारी चोट पहुंची। हीलर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी मना लगभग खत्म हो चुकी थी। वो चिल्लाई, मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। कियो समझ गया, अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो माफ कुचला जाएगा। वो तुरंत आगे बढ़ा और अपनी शक्ति इकट्ठा करके बॉस पर जबरदस्त वार किया। बॉस की हेल्थ 182 पॉइंट्स गिर गई। बॉस अब बुरी तरह घायल था, लेकिन तभी उसने एक्टिवेट किया नाइटमेयर रेल्म। कियो चौंक गया। अब क्या होने वाला है? बॉस ने दहाड़ लगाई और उसकी परछाइयां फैलने लगीं। पूरा इलाका काला पड़ गया। हर तरफ से एरिया डैमेज बरसने लगा। साथी अपनी रक्षा नहीं कर पाए। हर कोई गिरने लगा। कियो ने दांत भींचे, नहीं, ये दोबारा नहीं होने दूंगा। उसे याद आया, पिछली बार दूसरी क्लास इसी हमले में फंस गई थी। अब बस एक ही रास्ता था, स्पेल को खत्म करना। कियो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर से एक वार किया। बॉस की हेल्थ अब बस आखिरी बिंदु पर थी। हीलर ने आखिरी बार चिल्लाया, सावधान, मेरे पास अब माना नहीं बची। कियो ने सिर हिलाया, पता है, यही आखिरी मौका है। उसने फाइनल अटैक तैयार किया। जमीन कांप उठी, स्टाफ चमकने लगा और उसके वार से बॉस जोर की चीख मारकर गिर पड़ा। इतिहास में पहली बार वो नाइटमेयर बॉस परास्त हुआ। कियो को मिले 30 एबिलिटी पॉइंट्स, 10 बोनस पॉइंट्स उसके टैलेंट से और लेवलिंग अप के बाद और 10 पॉइंट्स। मिशन फाइनली कंप्लीट। सबने राहत की सांस ली। अब रिवॉर्ड हर किसी को अलग अलग दिया जाएगा। उनके साथियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने सच में उस भयानक स्थिति से बचकर निकल लिया है। सबको अपने अपने रिवॉर्ड्स मिलने लगे। शिडा को मिला रैंक डी टैलेंट, जू को मिला रैंक सी टैलेंट, यांग को मिला रैंक ई टैलेंट और माफ को भी रैंक डी टैलेंट मिला। लेकिन सब में सबसे ऊपर रहा कियो। उसे मिला रैंक बी मैजिक बुक और साथ ही +50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। हालांकि वो मैजिक बुक तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि नाइटमेयर की सोल से कुछ और खास मिलेगा। और वाकई सोल से एक रैंक बी सोर्ड निकला जो देता था पाइलो 100 अटैक पावर, 30% डिफेंस इग्नोर और +20% सोर्ड डैमेज बूस्ट।
पर कियो के लिए यह था बुरा सौभाग्य। वो एक मेज था, उसे तलवार की नहीं जादू की जरूरत थी। इसलिए उसने वो रैंक बी सोड माफाई को दे दी, जिसने इतनी जेनरोसिटी की उम्मीद कभी नहीं की थी। माफाई बोला, भाई ये तो इतनी कीमती चीज है, इसे बेचो तो राजधानी में एक घर खरीदा जा सकता है। कियो मुस्कुराया, मुझे पैसों की नहीं प्रगति की परवाह है। इसके बाद उसने अपने स्टेटस विंडो पर नजर डाली। उसकी स्ट्रेंथ अब वाकई हैरान कर देने वाली थी, लेकिन उसकी हेल्थ अभी भी बहुत कम थी, जिससे वो बहुत नाजुक बन गया था। उसकी टैलेंट रिस्ट्रिक्शन ने बाकी स्टैट्स बढ़ाने से रोक रखा था, तो अब उसे रास्ता खोजना था कि कैसे अपनी कमजोरी को काबू में लाया जाए। कियो ने मन में ठाना, अब मुझे और मजबूत बनना होगा, सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी। आखिरकार सभी विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार हो गए। एक चमक के साथ वो पांचों वापस उसी जगह लौट आए जहां से उन्होंने ये नाइटमेयर मिशन शुरू किया था। जैसे ही वे जिम्नेजियम में प्रकट हुए, पूरी जगह में हंगामा मच गया। सभी छात्र उन्हें जिंदा देखकर दंग रह गए। तभी डायरेक्टर आगे बढ़ा, तुम्हें गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, अब बताओ आखिर वहां क्या हुआ था। सारी बातें सुनकर डायरेक्टर ने कहा कि वे लोग आज सच में बहुत फॉर्चुनेट रहे। यह अनुभव आगे चलकर उनके लिए कई दरवाजे खोल देगा। बाकी छात्र भी बेहद उत्साहित थे, क्योंकि उनकी क्लास में इतने सारे जीनियसेस निकले थे। फिर भी मैफ अब भी थोड़ा प्रतिस्पर्धी महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसे मिला हुआ आइटम उसे कियो से आगे निकलने में मदद करेगा। बस उसे अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाना होगा। तभी एक आदमी तेजी से अंदर आया और बोला कि 2 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि स्कूल पहुंचे हैं और वे विशेष रूप से उन्हीं 5 छात्रों की तलाश में हैं। डायरेक्टर हैरान रह गया। वह तो अभी तक घटना की रिपोर्ट भी नहीं कर पाया था, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज को पहले से सब पता था। उन्होंने तुरंत उन्हें जिम्नेजियम में बुलाया। वहां प्रोफेसर पिंग और प्रोफेसर पे खड़े थे। प्रोफेसर पे ने छात्रों को देखा और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आपने सीक्रेट मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उन्होंने घोषणा की कि होकियन यूनिवर्सिटी उन्हें शामिल करना चाहती है और यदि वे चाहें तो वह अभी के अभी रिकमेंडेशन लेटर्स लिख सकते हैं। तभी दूसरे प्रोफेसर ने आपत्ति की, ऐसा जल्दी निर्णय नहीं होना चाहिए, पहले सही टेस्ट आवश्यक है। और दोनों प्रोफेसर बहस करने लगे। प्रोफेसर पे ने समझाया, चिंता की कोई बात नहीं, यह टेस्ट सिर्फ यह देखने के लिए है कि आप अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कितने अडेप्टेबल हैं। कियो चुप था। वह अपनी नेक्रोमैंसर क्लास की क्षमताएं दिखा नहीं सकता था, लेकिन उसका लक्ष्य था जिंदू यूनिवर्सिटी जाना, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में वहां कुछ जानने की उम्मीद थी। तभी प्रोफेसर ने पूछा, कौन सबसे पहले टेस्ट देना चाहेगा? माफ तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं एक लेवल 5 सोर्ड्समैन हूं और मेरा टैलेंट रैंक बी है। प्रोफेसर ने प्रभावित होकर कहा, सिर्फ बिगिनर ट्रेनिंग के बाद लेवल 5 तक पहुंचना काफी प्रभावशाली है। फिर प्रोफेसर पे ने उसे प्रोत्साहित किया, अच्छा तुम कोशिश करके मुझे हिट करो, ध्यान रहे मैं लेवल 25 मार्क्समैन हूं। माफ ने आगे बढ़ते हुए दृढ़ स्वर में कहा, कृपया सावधान रहिए सर। माफ ने अपनी तलवार से वार किया और वार सीधे मैजिकल बैरियर पर लगा। सबके आश्चर्य के लिए तलवार की नोक ने डिफेंस को भेद दिया। प्रोफेसर हल्के से चौंक गए, लेकिन मुस्कुराए। उन्होंने माफ की टेक्निक की तारीफ की। माफ ने विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। अनुमान लगाया गया कि उसकी स्ट्रेंथ लगभग 35 है और उसकी एजिलिटी भी काफी उच्च है। यह सुनकर बाकी छात्र उत्साहित हो गए। सभी उसके टैलेंट से प्रभावित थे। अब प्रोफेसर्स को समझ आ गया कि वे दोनों उसे अपनी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं। दोनों ने पूछा, तो माफ, तुमने तय कर लिया है किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे? लेकिन माफ ने शांत स्वर में जवाब दिया, पहले बाकी लोगों का टेस्ट हो जाए, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। असल में वह केओ जहां जाएगा वहीं जाना चाहता था। अब अगली बारी थी हीलर की। वह आगे बढ़ी और अपनी हीलिंग मैजिक का प्रदर्शन किया। सिर्फ लेवल 4 होने के बावजूद वह एक बार में पूरी टीम को हील कर सकती थी। पलेडिन का शील्ड भी काफी मजबूत था। वह रिफ्लेक्ट टैलेंट के कारण आने वाले डैमेज का 20% वापस लौटा देती थी। डिफेंस रोल के लिए यह क्षमता बेहद मूल्यवान थी। प्रोफेसर पे ने सोचा कि यांग भी पैलेडिन होगा, लेकिन असल में यांग एक मेज था, उस जैसा भारी,
मजबूत शरीर किसी वॉरियर जैसा दिखता था, इसलिए यह खुलासा सभी के लिए थोड़ा अचंभित था। उसका टेस्ट शुरू हुआ। प्रोफेसर ध्यान से उसे देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मैजिक एनर्जी महसूस नहीं हुई। अचानक यांग ने अपना स्पेल सक्रिय किया। बूम! जिम्नेजियम के बीचों बीच जमीन फट गई। एक विशाल एक्सप्लोजन गूंज उठा। प्रोफेसर के चेहरे पर हैरानी जम गई। वह इतना शक्तिशाली विस्फोट महसूस भी नहीं कर पाए और लेवल 25 होते हुए भी उनके 3 एचपी सीधे कम हो गए। यह बहुत खतरनाक था। इस स्तर पर किसी का एचपी कम होना स्पष्ट संकेत था यांग की क्षमता साधारण नहीं है। अब तक की परफॉर्मेंस देखकर यह साफ हो चुका था कि इस क्लास से कुल 5 प्रोडिजीज निकलने वाले हैं। प्रिंसिपल को अब इन सब पर कड़ी नजर रखनी होगी और शायद यांग भी उन्हीं में से एक है। आखिरकार अब बारी आती है को की। को एक लेवल 7 नेक्रोमैंसर है और उसकी टैलेंट क्लासिफिकेशन अननोन है, बाकियों से 2 लेवल ऊपर, लेकिन प्रोफेसर को लगता है कि उसका टैलेंट ज्यादा खास नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि पहले टेस्ट किया जाए और बाद में उसके टैलेंट पर चर्चा होगी। प्रोफेसर इंतजार कर रहे थे कि क्यों कैसे अनडेड समन करता है। साथ ही वो यह भी नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी और बिगिनर से चोट लगे। क्यों जैसे ही आगे आया, प्रोफेसर को लगा कि उसका व्यवहार एक नेक्रोमैंसर जैसा नहीं है। शायद वह इनएक्सपीरियंस्ड होगा, लेकिन तभी प्रोफेसर को एहसास होता है कि को का राइट हुक सीधा उनके चेहरे की ओर आ रहा है। क्यूरियोसिटी में प्रोफेसर उसे रोकने के बजाय सोचते हैं, देखते हैं एक मेज की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है। घूंसा सीधे लगता है और उसका असर प्रोफेसर को फर्श पर कई फीट दूर गिरा देता है। जिम में मौजूद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो शॉक में ना हो। प्रिंसिपल खुद हैरान थे। एक बिगिनर स्टूडेंट ने लेवल 25 प्रोफेसर को एक ही पंच में गिरा दिया था। दूसरे प्रोफेसर का मानना था कि शायद पैड ने जानबूझकर डिफेंस कम रखा, क्योंकि नेक्रोमैंसर आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन यहां तो केओ ने लगभग उन्हें बेहोश ही कर दिया। स्टूडेंट्स के बीच चर्चा और तेज हो गई। एक नेक्रोमैंसर के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? पोंग ने राहत की सांस ली। अगर उसे वो पंच पड़ता तो शायद उसके दांत बाहर आ जाते। क्यों शांत भाव से पूछता है, टेस्ट खत्म हो गया? प्रोफेसर जवाब देते हैं, हां, लेकिन तुम्हारा पूर्ण इवैल्यूएशन तब तक नहीं होगा जब तक तुम अनडेड समन नहीं दिखाते। को ने कहा कि वह फिजिकल कॉम्बैट में भी एक वॉरियर की तरह एक्सेल करना चाहता है, लेकिन उसका असली गोल है जिंगडू यूनिवर्सिटी में जाना। यह बात पहले कभी नहीं हुई थी कि कोई नेक्रोमैंसर अपनी क्लास से हटकर वॉरियर स्टाइल कॉम्बैट सीखना चाहता हो। इसलिए पोंग ने फैसला किया कि वह पहले प्रिंसिपल से बात करेगा। फोन पर उसने प्रिंसिपल से कहा, यह नया बच्चा वाकई खतरनाक है। वह नेक्रोमैंसर होते हुए भी वॉरियर बनना चाहता है और सिर्फ लेवल 7 होते हुए उसने लेवल 25 प्रोफेसर को हवा में उड़ा दिया। यह सुनकर प्रिंसिपल ने निर्णय ले लिया, इन 5 स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना है। पोंग को डर था कि केओ कहीं और चला ना जाए, इसलिए उसने खुद उसे इनवाइट करने का सोचा और एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट की। कॉल पर आए जिंग यांग, जो जिंगडू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आशा करता हूं कि को हमारे साथ जुड़ना चाहेगा। लेकिन को ने बीच में ही कहा, मैं जिंगडू यूनिवर्सिटी में शामिल हो रहा हूं। पोंग ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने अभी अभी सबसे बड़े टैलेंट को खो दिया था। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद बाकी स्टूडेंट्स में से कम किसी एक को वह रिक्रूट कर ले। तभी डायरेक्टर ने सुझाव दिया कि क्यों ना पूरी ग्रुप को साथ में जिंगडू ले चलें। बाकियों ने भी तुरंत यस कह दिया। पिंग बेहद खुश था। यह उसके करियर का सबसे गौरवपूर्ण पल था। लेकिन को के मन में एक और सवाल था। को ने पूछा, सर, क्या आपने मेरे पिता को अनकिंग का नाम सुना है? डायरेक्टर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तो तुम एनकिंग और बिशिक के बेटे हो। अब समझ आया कि तुम मुझे इतने परिचित क्यों लगे। को ने धीरे से पूछा, क्या आपको पता है वे अब कहां हैं? डायरेक्टर की आवाज गंभीर हो गई। वे लगभग 10 साल पहले मेरे स्टूडेंट्स थे और बेहद अद्भुत लोग थे। डायरेक्टर ने बताया कि को के पेरेंट्स कुछ सालों से गायब हैं। ग्रेजुएशन के बाद से उनका कोई पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने जाने से पहले एक सीक्रेट वर्ल्ड के बारे में बात की थी। डायरेक्टर ने को सलाह दी, अगर तुम सच में अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हें उसी सीक्रेट वर्ल्ड में जाना होगा। शायद वहां तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा गया हो।
फिर डायरेक्टर ने कहा कि वह जल्द ही सभी की एडमिशन लेटर्स भेज देगा और चेतावनी दी, अपनी अपनी क्लास से जुड़े वर्ल्ड से होकर जाना ताकि किसी की अनावश्यक नजर तुम पर न पड़े। इसके साथ उन्होंने उन्हें गुड लक कहा और कॉल समाप्त हो गया। एक हफ्ता बीत गया। अब स्टूडेंट्स अपनी अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आज उन्हें एक ऐसे वर्ल्ड में प्रवेश करना था जो विशेष रूप से मेजेस के लिए बनाया गया था। यहां केवल शक्ति नहीं, मेंटल एबिलिटी, टीम वर्क और काल्मनेस की परीक्षा होगी। पोर्टल के सामने ब्लू फ्लेम्स उठ रही थीं। केओ ने यांग से पूछा, रेडी हो? यांग मुस्कुराया। प्रैक्टिस हमेशा थियरी से बेहतर होती है, लेकिन ज्यादा लोग साथ होंगे तो खतरा भी ज्यादा होगा, इसलिए हम दोनों साथ चलते हैं। गाइड सामने आया और बोला, 2 प्लेयर वर्ल्ड तैयार किया जा रहा है। जो वर्ल्ड चुना गया था उसका नाम था केव ऑफ 10,000 पॉइजन्स। गाइड रूल्स समझाना चाहता था, लेकिन को बिना रुके सीधे पोर्टल में कूद गया। यांग हक्का बक्का रह गया। ये इंस्ट्रक्शंस तो सुन लेता। यांग को अब थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि वह जानता था इस केव में एक ऐसी ट्राइबल रेस रहती है जो बिना छुए जहर चढ़ा देती है। अगर थोड़ा भी गलती हुई तो डेथ तय है। इस दुनिया में रहने वाले पॉइजनस वर्म्स अपने शिकार के शरीर को अंदर से खाते जाते हैं जब तक कि वहां कुछ भी बाकी न रह जाए। उनका काम था उस ट्राइब को ढूंढना और इन वर्म्स को खत्म करना। रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता था कि वे यह मिशन कैसे पूरा करते हैं। क्योंकि यह एक 5 प्लेयर मिशन था, सिस्टम ने को और यांग के साथ 3 और लोगों को जोड़ दिया। उनमें से एक लड़के ने उन्हें चेतावनी दी, बस हमारे लिए बोझ मत बन जाना। लेकिन एक लड़की ने उसे डांट दिया, तमीज से बात करो। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम फैंग युआन है, मैं एक फायर मेज हूं। उसका छोटा भाई भी फायर मेज था और तीसरा सदस्य था लॉन्ग चैंग। यांग ने अपना नाम बताया और को ने भी। उम्मीद है हम साथ मिलकर यह चैलेंज पूरा कर पाएंगे। केव के एंट्रेंस पर एक बड़ी पत्थर की डोर थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन वही घमंडी लड़का बोला, बकवास छोड़ो, डोर तोड़ते हैं। उसने अपनी मैजिक से गेट पर हमला किया, लेकिन डोर पर कोई असर नहीं हुआ। डोर पर एक वाक्य उकेरा था, मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी प्रमोट पीस। फंग युएन ने समझ लिया कि यह मैजिक से नहीं खुलेगी। अगर मैजिक बेअसर है तो शायद यह फिजिकल स्ट्रेंथ से खुले, उसने कहा। केओ आगे बढ़ा। सिर्फ एक मुक्के में डोर गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। घमंडी लड़का चकित और शर्मिंदा रह गया। फेंग युएन भी हैरान थी, मैंने अभी पहेली समझी ही थी और तुमने दरवाजा खोल दिया। को ने शांत स्वर में कहा, मैं बस यह परखना चाहता था कि क्या डोर शारीरिक शक्ति से टूट सकती है। मैंने नहीं सोचा था कि यह इतनी नाजुक होगी। अगला कक्ष और भी खतरनाक था। एक और डोर थी, लेकिन इस बार उसके आसपास अजीब चमकीले फूल उग रहे थे। फैंग युएन ने तुरंत चेतावनी दी, सावधान, ये फूल सामान्य नहीं है, ये जहर छोड़ते हैं। लेकिन चेतावनी खत्म होने से पहले ही यंग उन जालीनुमा बेलों में फंस चुका था। अब सब लोग पॉइजन्ड हो चुके थे। हर एक की हेल्थ प्रति मिनट 3 पॉइंट्स कम हो रही थी। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। केओ के पास पहले ही कम हेल्थ थी, वो आधा घंटा भी नहीं टिक पाता। डोर पर लिखे हुए वर्ड्स अब किसी काम के नहीं थे। उनके पास सोचने का समय नहीं था। सबने एक ही फैसला लिया, भागो, अभी। केओ आगे बढ़ा और बिना किसी हेजिटेशन के उसने डोर को फिर मुक्का मारा। डोर टूट गई और वे सब उस कमरे से बाहर निकल आए। यह परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए थी, लेकिन अब तक उन्हें दिमाग नहीं, सिर्फ ताकत और जिंदा रहने की जद्दोजहद का इस्तेमाल करना पड़ा था। पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। तभी उनके सामने एक नन्ही बच्ची आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम शाओलोंग है, क्या आप सब बाहर की दुनिया से आए हैं? लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सबके शरीर पर जहर फैल रहा था, उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह जहर बीन फ्लावर पॉइजन है, उसने जल्दी से समझाया। अगर यह शरीर में पूरी तरह फैल गया तो आप सभी मर जाएंगे। उसने उन्हें तुरंत कहा, मेरे साथ चलो, एंटीडोट सिर्फ हमारे केव विलेज में है। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सोचने का समय भी नहीं था। वो सब बच्ची के पीछे पीछे गांव की तरफ चल पड़े। गांव पहुंचकर शाओलोंग ने अपने माता पिता को बताया कि वह किसे लेकर आई है। माता पिता ने उन्हें देखा, फिर गंभीर होकर कहा,
इन्हें अंदर लाओ, इनका जल्दी इलाज करना होगा। कुछ ही देर में उनके सामने 5 वेनम सूप रख दिया गया। उसका रंग और गंध दोनों बहुत खराब थे। किसी को भी पीने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन को के पास सोचने का समय नहीं था। उसकी हेल्थ पहले ही आधी रह गई थी। उसने कटोरा उठाया और बिना रुके पूरा सूप एक ही बार में पी गया। उसने सूप पीने के बाद कहा कि स्वाद तो अच्छा है और अब उसे जहर भी महसूस नहीं हो रहा। उसने बाकी साथियों को भी बोला कि वो भी जल्दी पी लें। फिर उसने उस छोटी बच्ची से ट्राइब के बारे में पूछा। बच्ची ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस पेट्रियार्क ने उन्हें यह सिखाया है कि बाहरी दुनिया से दूर रहना है और बिना जरूरत मैजिक इस्तेमाल नहीं करना है। जहर हट जाने के बाद उसकी मां ने उनसे कहा कि अब उन्हें गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बाहरी लोगों की मेजबानी करने के आदी नहीं हैं। लेकिन वो बच्ची तुरंत बीच में बोलती है, नहीं, इन्हें जाने मत दो, हमारे यहां कोई आने वाला नहीं होता, ये यहीं रुक सकते हैं। उसकी बात सुनकर कियो भी मान गया, क्योंकि सबकी हेल्थ भी बहुत लो थी। लेकिन कियो के मन में ये फैमिली थोड़ी अजीब जरूर लगी। बच्ची ने सबको गुड नाइट कहा और फिर अपने पेरेंट्स को बाहर ले गई। रात के समय उस रात पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि पूरा चांद निकल रहा था और रिचुअल शुरू होने वाला था। ये रिचुअल कीड़े, इंसेक्ट्स को खुश रखने के लिए किया जाता है, ताकि अच्छी फसल हो और बीमारियां दूर रहें। एक ऑल्टर पर प्रीस्टेस ने एक बूंद लाल रंग का लिक्विड टपकाया, जो दिखने में टमाटर के जूस जैसा था। और फिर भयानक दृश्य शुरू हुआ। अचानक हजारों कीड़े बाहर आने लगे। उन्होंने उन लोगों को खा लिया जिन्हें बलि के लिए बांधा गया था। कुछ ही पलों में उनके शरीर गायब और वहां सिर्फ हड्डियां बचीं। ये सब देखकर प्लेयर्स के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें तुरंत भागना होगा। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि केन स्ट्रांग तो था, पर उसके पास एरिया अटैक वाला मैजिक नहीं था। इधर प्रीस्टेस ने देख लिया कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। उसने तुरंत आदेश दिया, उन्हें पकड़कर लाओ, लेकिन जिंदा। कैबिन में वापस आकर वो सब ये सोचने लगे कि अब करना क्या है। अगर गांव वालों को पता चल गया कि वो लोग यहां इंसेक्ट्स को खत्म करने आए हैं, तो गांव वाले तुरंत उन पर हमला कर देंगे। इसी दौरान केन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है, ये आवाज कैसी है? और तभी सभी देखते हैं कि इंसेक्ट्स पहले ही कैबिन के अंदर घुस चुके हैं, चारों तरफ दीवारों, जमीन और छत पर रेंगते हुए। फांग युआन, जो फायर मेज थी, उसने तुरंत अपनी फायर टेक्निक इस्तेमाल की। कौन भी लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन ये कीड़े इतने कमजोर थे कि इन्हें मारकर कोई पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे थे। कौन को तभी समझ आया, अगर ऐसे कीड़े से पॉइंट्स मिलते तो ये गेम बहुत इजी हो जाता। कैबिन के अंदर यांग ने अपनी सैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया। कौन ने उसे देखकर कहा, वाओ, तुमने 2 एबिलिटीज को कंबाइन कर दिया, बढ़िया। लेकिन इस तकनीक से यांग की लगभग सारी माना खत्म हो गई। तभी ट्राइब का एक वॉरियर वहां आ गया। वो उनको देखकर बोला, तुम लोग काफी टफ हो, पर अब तुम्हें भी उन इंसेक्ट्स का खाना बनना पड़ेगा जिन्हें हम पूजते हैं। यांग ने फिर से वही टेक्निक उससे पर इस्तेमाल की, लेकिन सिर्फ 11 एचपी ही कम हुआ, क्योंकि वो वॉरियर लेवल 10 था, 40 स्ट्रेंथ और 20 डिफेंस के साथ। और एनपीसीज की असली स्टैट्स तब तक छुपी रहती हैं जब तक उनको डैमेज न मिले। ये सब देखकर बाकी लोग डर गए, क्योंकि वो बॉस लेवल का लग रहा था। लेकिन कियो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा, शायद इस दुनिया का नियम ही अलग है। वॉरियर ने सोचा वो नुकसान झेल लेगा, लेकिन जैसे ही कियो ने एक मुक्का मारा, वॉरियर के 121 एचपी उड़ गए। ये उसके लिए चेतावनी थी। गुस्से से भरकर वॉरियर ने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की, इंसेक्ट बाइट। इससे उसकी शक्ति और डिफेंस दोनों बहुत बढ़ गए। वॉरियर अब अपनी इंसेक्ट बाइट फॉर्म में सोच रहा था कि अब कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कियो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। कुछ जोरदार चांटे पड़ते ही वॉरियर की सारी अकड़ निकल गई। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगा और उसके पास सिर्फ 23 एचपी बचे थे। अब समय था उससे सच्चाई उगलवाने का। वॉरियर बताता है कि हर फुल मून पर वो इंसेक्ट्स के साथ एक पैक्ट करते हैं। इस रिचुअल के लिए सैकड़ों लोगों की बलि दी जाती है और उन इंसेक्ट्स की क्वीन एक ग्रीन स्टोन में बसी है। इसलिए उन्हें पहले ही ठीक कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें अगली बलि बनाया जाने वाला था। शाओ ने पूछा कि वह इस जगह को दूसरे नाम से क्यों बुलाती है। वॉरियर ने कहा कि उसे शाओ के बारे में कोई जानकारी नहीं। यहां केवल एक डोंग नाम की महिला है, और वो है
इस गांव की मैट्रियार्क। कियो ने कहा, थैंक्स फॉर द इन्फो, और उसे जाने दिया। लेकिन अगले ही पल कियो ने अपना फैसला बदल दिया। उसने उसे मार दिया क्योंकि उसे स्किल पॉइंट चाहिए था। वॉरियर के मरते ही कियो ने लेवल अप किया और एक एस रैंक आइटम मिला, सेजेस प्रोटेक्शन। एक बार मौत वाली हिट को टाल सकता है। ये आइटम किसी भी स्थिति में लाइफ सेवर है। अब टीम अगले कदम पर विचार करती है। गांव वाले जब जान जाएंगे कि वॉरियर मर गया है तो मैट्रियार्क से निपटना बहुत मुश्किल होगा। मिशन कहता है कि इंसेक्ट्स को खत्म करना है, गांव वालों से लड़ना जरूरी नहीं। इसलिए उन्हें क्वीन तक पहुंचकर ग्रीन स्टोन को नष्ट करना होगा, मैट्रियार्क को पता चलने से पहले। रास्ता साफ था तो वो आगे बढ़ते हैं। जमीन पर उन्हें बच्ची श्याओ के कथित माता पिता की लाशें मिलीं। अब उन्हें समझ आया, बच्ची के माता पिता काफी पहले ही मर चुके थे और वो बच्ची बहुत समय से अकेली थी। इसीलिए वो इतनी खुश थी कि कोई उसे देखने आया। हर कोई बुरा नहीं था, बस डर ने उन्हें ऐसा बना दिया। अब सभी ने अपने अटैक्स को कंबाइन किया और ग्रीन स्टोन पर सीधा प्रहार किया। धमाके से एक विशाल क्रेटर बन गया। लग रहा था कि क्वीन और इंसेक्ट्स खत्म हो गए, लेकिन मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। यानी उनके पीछे से एक महिला की आवाज आती है, तुम लोग वाकई में काफी बेकाबू हो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है मेरा वॉरियर अब जिंदा नहीं है। सब समझ गए, यही मैट्रियार्क है। कियो ने पूछा, तो तुम ही शोंग हो? वो मुस्कुराई, तुम्हें मेरी ये फॉर्म पसंद नहीं तो क्या मैं बच्ची वाली फॉर्म में आ जाऊं? और देखते ही देखते वो फिर से उसी छोटी बच्ची में बदल गई। मासूम चेहरा, लेकिन अंदर अंधेरा भरा हुआ। वो मीठी आवाज में बोली, बताओ तुम्हें कौन सी फॉर्म पसंद है? उसकी प्लान थी कियो को अपना साथी बनाना, लेकिन अब जब कियो ने इतने इंसेक्ट्स मार दिए तो ये अब संभव नहीं था। कियो ने गुस्से में पूछा, तुमने अपने ट्राइब के लोगों को ऐसा क्यों किया? वे तुम्हारे माता पिता थे। वो बिल्कुल ठंडी आवाज में बोली, वे सिर्फ बेकार, आज्ञा न मानने वाले लोग थे। उनकी कोई कीमत नहीं थी। ये सुनकर कियो का खून खौलने लगा, क्योंकि कियो खुद एक अनाथ था। वो बोली, गुस्सा मत करो, जल्द ही तुम भी उनसे वन मिल जाओगे। और अचानक हजारों इंसेक्ट्स का झुंड उसकी ओर झपट पड़ा। एक भूखी काली आंधी की तरह फायर मेज चिल्लाई, कियो को हेल्प करनी पड़ेगी। और उसने फायर मैजिक कास्ट करना शुरू किया। लेकिन उसी समय वो वॉरियर जो पहले गिर चुका था फिर से चमकती आंखों के साथ सामने आ गया। वो गर्जा, मैट्रियार्क के सामने दखल देने की कोशिश मत करो, अब तुम लोग मुझसे लड़ोगे। उसकी स्टेट्स थीं, लेवल 10 स्ट्रेंथ, 50 डिफेंस, 30 एजिलिटी, 30। उधर कियो इंसेक्ट्स के बीच फंस चुका था और उसकी हेल्थ लगातार गिर रही थी। अगर उसकी एजिलिटी और डिफेंस स्ट्रेंथ जितनी होती तो यह लड़ाई बहुत आसान होती। एक पल को कियो ने सोचा कि क्या उसे ब्रेव हार्ट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसके पास अभी भी सेजेस प्रोटेक्शन था जो एक मौत वाली हिट को रोक सकता था। मैट्रियार्क मुस्कुराई, लगता है तुम इंसेक्ट्स का भोजन बनने को बेताब हो। लेकिन उसे अगला पल मालूम नहीं था। कियो चिल्लाते हुए उसकी ओर लपका और एक ही घूंसे में उसके शरीर में सीधा छेद कर दिया। हालांकि वो अभी भी नहीं मरी थी, क्योंकि उसकी स्टैट्स थीं लेवल 10 स्ट्रेंथ, 30 डिफेंस, 20 एजिलिटी, 50, और वह रेयर एनपीसी थी। मैट्रियार्क के स्टेट्स कम थे, इसीलिए कियो को समझ आ गया कि उसकी रेरिटी की वजह सिर्फ ताकत नहीं, कुछ और है। वो खुद को हुई चोट पर अफसोस कर रही थी। तभी उसकी एजिलिटी अचानक 8 पॉइंट्स बढ़ गई। कियो उसके अगले हमले के लिए तैयार हुआ, पर उसके संभलने से पहले ही उसका हाथ कियो की छाती को आर पार कर चुका था। उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि कियो के पास सिर्फ नॉन हेल्थ पॉइंट्स बचे। वो ठंडी हंसी के साथ बोली, मरने के बाद तुम्हारी स्किन को मैं अपने पास याद के तौर पर रखूंगी। यांग ने यह देखा और घबरा गया। कियो की हालत बेहद खराब थी। इसी दौरान पीछे खड़ा वॉरियर मौका देखकर यांग पर घातक हमला करने के लिए लपका। अब यह साफ था, उसे नजरअंदाज करना गलती थी। यांग ने फिर से अपना सैंड मैजिक इस्तेमाल किया। वॉरियर हंस पड़ा, मोटे लोगों का जादू मुझ पर नहीं चलता, बस गुदगुदी होती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद रेत लाल हो गई और फिर धड़ाम, एक धमाके में 312 डैमेज हुआ। वॉरियर अब बहुत पतला दिखाई देने लगा। असल में उसने फैट बर्निंग एबिलिटी एक्टिवेट की थी।
वॉरियर से मुक्त होने पर यांग तुरंत कियो की ओर भागा। कियो उसे घूरते हुए बोला, भाई, तू पतला कैसे हो गया? यांग खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह बस गुस्से में था। वजन चला गया और अब उसके पास लगभग 300 स्पिरिट पॉइंट्स थे। जितना ज्यादा स्पिरिट, उसके लिए उतना ही मुश्किल उसकी एबिलिटीज को कंट्रोल करना। फिर भी कियो ने मैट्रियार्च को पकड़ लिया और चिल्लाया, यांग, वही टेक्निक फिर से इस्तेमाल करो। यांग समझ गया, अगर उसने इसे दोबारा किया तो शायद वह खुद बच नहीं पाएगा। कियो ने कहा, सोच मत, बस भरोसा कर, करना है कर। दोनों की आंखों में सिर्फ यकीन था। यंग ने अपनी शक्ति इकट्ठी की। एक भयंकर विस्फोट ने पूरी जगह हिला दी। धूल, आग और रेत हर तरफ फैल गई। उनके साथी दूर खड़े कांपते हुए देख रहे थे। क्या दोनों सच में? सेजस प्रोटेक्शन ने कियो की जान बचा ली। उसकी हिम्मत और जान जोखिम में डालकर लड़ने के कारण उसे एक नया ए रैंक टैलेंट मिला, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके हर 1 स्ट्रेंथ पॉइंट से प्लस और 10 हेल्थ पॉइंट्स बढ़ते हैं, यानी उसकी कम हेल्थ वाली समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। यांग उसके पास भागकर आया। वो हैरान भी था और परेशान भी। कियो तो लगभग मर चुका था, लेकिन अब फिर से खड़ा था। बात करते हुए उन्हें अचानक एहसास हुआ कि मेट्रियार्च की डेथ ड्रॉप नहीं मिली, यानी वो अभी भी जिंदा है। धुआं हटते ही वो फिर से सामने आई। इस बार उसने कहा, तुम दोनों सच में बहुत झंझट वाले हो। अब मैं तुम्हें अपनी असली खूबसूरती दिखाती हूं। अब उसका हाइब्रिड फॉर्म सक्रिय हो चुका था। एट्रीब्यूट वैल्यू लेवल 15 स्ट्रेंथ, 130 डिफेंस, हाई एजिलिटी, 100। कियो ने यांग की तरफ देखा। एक बार और वही मैजिक करो। लेकिन यांग ने अपने स्टैट्स देखे। स्पिरिट सिर्फ 40 आइस बचा था। अगर वो एक और बार अटैक करता है, वो जीवित नहीं बचेगा। तभी सिस्टम वार्निंग आई। बॉस स्ट्रेंथ हैज सरपास्ड प्रिडिक्टेड रेंज। मिशन फेलियर रिस्क एक्सट्रीम। सजेस्शन, लीव द वर्ल्ड इमीडिएटली। यंग भागना चाहता था, लेकिन कियो हिला भी नहीं। कियो बोला, डायरेक्टर ने कहा था यह हम पूरा करके आएंगे, तो आज हम यह खत्म करके ही जाएंगे। मेट्रियार्क मुस्कुराई। अच्छा है, मरने से पहले तुम्हारे अंदर थोड़ा आत्मसम्मान तो है। और लड़ाई दोबारा शुरू हुई। घूंसे, लातें, झर और आग सब हवा में घूम रहे थे। दोनों तरफ हेल्थ तेजी से घट रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात, मेट्रियार्च को कियो से ज्यादा डैमेज मिल रहा था। उसने गुस्से भरी नजर से कियो को देखा। यह कैसे संभव है? तुम लेवल 8 हो, फिर भी इस जगह के बॉस की तरह लड़ रहे हो। एक मेज में इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ होना, यह तो बिल्कुल असंभावित था। लड़ाई के बीच मेट्रियार्क अचानक रुक गई और उसने कड़क आवाज में पूछा, बताओ, क्या तुम्हें बाईजी ने भेजा है? क्योंकि बाई ही उसका क्रिएटर था, लेकिन च्याओ को इस नाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बिना जवाब दिए अपने स्टाफ को घुमाता है और 213 डैमेज का सीधा वार करता है। बाईजी नाम सुनते ही मेट्रियार्च के चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। वो बड़बड़ाई, नहीं, ये असंभव है। वो नाम, वो मुझे हरा कैसे सकता है? और आखिरकार वो गिर गई। च्याओ ने जीत हासिल की और उसे मिला प्लस 15 स्किल पॉइंट्स, प्लस 75 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक और लेवल अप स्टेज कंप्लीट हो चुकी थी। और अब परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग्स दिए जा रहे थे। नेम रैंक युअन, ई लॉन्ग एफ, यंग ए च्याओ, काओ। एस रिवॉर्ड्स मिलने के बाद च्याओ अब लेवल 10 पर पहुंच चुका था और अब वो डंजन्स अकेले भी क्लियर करने लायक हो गया था। उसे एक बी रैंक आइटम मिला जो लेवल 11 पर इस्तेमाल किया जा सकता है और वह प्लस 800 हेल्थ पॉइंट्स देता है। इसके साथ ही उसे एक मिस्टीरियस मैजिक क्यूब भी मिला जिसमें कोई सील्ड पावर छिपी थी। ये क्यूब च्याओ से जुड़ गया और अब वो दूसरों की एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है जब तक वे उससे 10 लेवल से ज्यादा ऊपर ना हो। लेकिन क्यूब की एक एबिलिटी अभी भी सील्ड थी। अगर ये आइटम इतना दमदार है तो वो छिपी हुई एबिलिटी और भी खतरनाक होगी। अचानक स्टेज के बीच में एक पोर्टल खुला और गाइड ने घोषणा की, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द केव ऑफ 10,000 पॉइजन्स। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के रूप में उसने सभी की स्पिरिट प्लस और 20% बढ़ा दी। हालांकि 20% ऑफ 0 और सब एंड 0, तो कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी सभी ने च्याओ का धन्यवाद किया, क्योंकि अगर वह ना होता
तो वे आज जिंदा नहीं बचते। जब उनसे पूछा गया कि वे किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, तो च्याओ ने शांत रूप से जवाब दिया, जिंगू। यह सुनते ही बाकी लोग भी वहीं जाने का फैसला कर लेते हैं। गाइड भी उनकी प्रगति देखकर बेहद खुश था। अब लेवल 10 पर च्याओ की स्ट्रेंथ 202 हो चुकी थी और उसके इक्विपमेंट की वजह से उसकी टोटल हेल्थ 4040 थी। यह तो सिर्फ बेस स्टैट्स थे। उसकी लर्न्ड स्किल्स का असर अभी शामिल ही नहीं हुआ था। वापस स्कूल लौटने पर सबने उनका जबरदस्त स्वागत किया। मफाई यह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि च्याओ पहले ही लेवल 10 पहुंच चुका है, क्योंकि मेज वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स कम होते हैं और इस वजह से लेवल बढ़ाना काफी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ लड़कियां यांग को देखकर दंग थीं। वह अब पुराने वाले गोल मटोल यांग जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन यांग खुद परेशान था। उसे ऐसा पतला दिखना बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा था। अब सवाल उठा, क्या उन्हें अब भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम डे महत्वपूर्ण होता है। सारे टॉप स्टूडेंट्स उसी दिन आते हैं और विनर को ए रैंक्ड आइटम मिलता है। डैफ ने गर्व से कहा, मैं हिस्सा लूंगा और वॉरियर्स में पहला स्थान लूंगा। उसके पिता ने बताया था कि इस साल के विजेता को एस रैंक आइटम मिलेगा। इतना सुनते ही च्याओ का फैसला स्पष्ट था, वह यह कंपटीशन जीतेगा। लेकिन उसी समय कुछ लोग दूर से उसे ध्यान से देख रहे थे। वे मान रहे थे कि च्याओ अभी भी कमजोर है। आखिर वह सिर्फ लेवल 10 है। वे उसकी राह में उतर आए, उसका रास्ता रोकते हुए। च्याओ ने शांत स्वर में पूछा, कहिए, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूं? उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम वही च्याओ हो जिसने केव ऑफ 10,000 पॉइजन्स में संदोंग को हराया था? ये दोनों असैसिन्स थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे उससे काफी कमजोर थे। शायद उनका संबंध उसी बीए से था जिसका जिक्र मेट्रियार्क ने पहले किया था। अब के को पछतावा हो रहा था कि उसने उससे और सवाल क्यों नहीं पूछे। जैसे ही दोनों लोग उसके सामने आए, के ने अपना नाम माफिया बताया और कहा कि शायद वे किसी गलत व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। एक ने तुरंत माफी मांगी, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन दूसरा हंस पड़ा, तुम सच में सोचते हो कि हम इतनी आसानी से मान लेंगे? अगर तुम मेज हो तो तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। अगले ही पल दोनों हवा में गायब हो गए। फिर भी के चेहरे पर जरा भी आश्चर्य नहीं था। वे दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन के को बचने की कोई जरूरत ही नहीं लगी। साफ था, वह अपने बारे में झूठ बोल रहा था और इससे पहले कि वे समझ पाते, के पहले हमलावर के सामने पहुंच चुका था। एक ही वार में उसने 197 हेल्थ पॉइंट्स छीन ली। दूसरा सहम गया। उसे एहसास हुआ, यह आदमी मेज नहीं है, यह हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब की उसकी ओर मुड़ा और शांत आवाज में बोला, तो राउंड 2 के लिए तैयार हो? वह आदमी घबरा गया। उसने हाथ जोड़ दिए, गलती हो गई। मैंने तुम्हें किसी और के रूप में पहचान लिया। मैं तो बस एक छोटा सा सदस्य हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रैंक 7,000 के आसपास है। कृपया इसे यहीं खत्म कर दें। लेवल 18 का व्यक्ति, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 7,000 सबसे मजबूत सदस्यों में शामिल था, फिर भी के सामने डर से कांप रहा था। उसकी बात सुनकर के शांत स्वर में बोला, ठीक है, आशा है तुम लोग उस व्यक्ति को ढूंढ पाओगे जिसे तुम तलाश कर रहे हो। जरूरत पड़े तो मैं मदद कर दूंगा। उन्होंने तुरंत उसकी मदद ठुकरा दी। बाद में के ने इंटरनेट पर खोज की उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी जानकारी नहीं मिली। सिर्फ इतना पता चला, बेज एक डिवाइन व्हाइट बीस्ट है जो दुनिया से बुरी आत्माओं को हटाने के लिए जाना जाता है, और शायद इसी वजह से यह सब हो रहा है। अब के को समझ आ चुका था कि उसकी पहचान जल्द ही उजागर होने वाली है, और उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी इतनी नहीं थी कि वह खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसीलिए उसने फैसला किया, उसे एग्जाम देना होगा और उसके बाद जिंगडू यूनिवर्सिटी जाना ही होगा, क्योंकि वहां के डायरेक्टर हैं धरती के सबसे महान सोर्ड मास्टर। उनके संरक्षण में की खुद को कम से कम सुरक्षित महसूस कर सकता है। अगर यूनिवर्सिटी ही सुरक्षित नहीं, तो फिर दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं। अब उसका ध्यान मैजिक क्यूब पर केंद्रित हुआ, वो अजीब सा क्यूब जिसने उसके साथ एक कनेक्शन बना लिया था। क्या यह क्यूब अलग अलग दुनिया को जोड़ने वाला कोई उपकरण है? और अगर हां, तो इसे मुझे ही क्यों दिया गया? इन सवालों ने की के मन में एक नई बेचैनी जगाई और वह सोचने लगा,
उसके माता पिता कहाँ हैं, कौन थे और क्यों गायब हो गए। इस बीच ऑर्गेनाइजेशन की एक ऊंची इमारत पर उसके बारे में रिपोर्ट दी जा रही थी। हमारी जानकारी गलत थी। वह व्यक्ति वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली है। उनकी नेता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कोई बात नहीं, अभी उसकी मौत पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। शहर में इससे भी महत्वपूर्ण कार्य बाकी हैं। कुछ दिनों बाद के यूनिवर्सिटी डायरेक्टर से मिला, उसे मैजिक क्यूब के बारे में बताने के लिए। डायरेक्टर ने क्यूब को ध्यान से देखा और बोले, यह क्यूब स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड में पाया गया था। यह सील्ड है। इसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए या फिर एक विशेष वस्तु, की ऑफ ऑल लॉक्स। यह की ऑफ ऑल लॉक्स सील को तोड़ सकती है बिना क्यूब की शक्ति को नुकसान पहुंचाए। क्वे ने तुरंत पूछा, यह की कहां मिलेगी? डायरेक्टर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मशीन किंगडम में। लेकिन सावधान रहना, यह एक ओपन वर्ल्ड रेल्म है। वहां अन्य प्लेयर्स भी हैं और सबके इरादे अच्छे नहीं होते। उन्होंने आगे समझाया, पहले ह्यूमंस और मशीन्स के बीच एक युद्ध हुआ था। मशीन्स ने कॉन्शियसनेस विकसित कर लिया था। अंत में एक पीस ट्रीटी हुआ और अब मशीन किंगडम में कुछ क्षेत्र ह्यूमंस के नियंत्रण में हैं। उस की ऑफ ऑल लॉक्स को पाने के लिए क्वे को हु जून के दिए हुए मिशन को पूरा करना होगा। लेकिन समस्या यह थी, हु जून जो उस क्षेत्र के लॉर्ड हैं, उन्हें ढूंढा कैसे जाए? इसी सोच में डूबा हुआ क्वे सड़क पर चल रहा था। उसी समय उसके बगल से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा जो किसी गणितीय समस्या में उलझा हुआ था। ध्यान न होने के कारण वह गलती से एक लंबे चौड़े नौजवान से टकरा गया। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। वह घबराकर उठते हुए बोला, माफ कर दो बेटा, गलती से हो गया। लेकिन वह नौजवान तंज कसते हुए बोला, अरे, तू देखकर चल नहीं सकता या जानबूझकर टकराया? उसने झूठ मूठ अपना हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे को चोट लगी है, इसका मुआवजा दो। वह बार बार पैसे मांगकर बूढ़े को तंग कर रहा था। तभी के आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, दिन दहाड़े एक बूढ़े आदमी से उगाही कर रहे हो, काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। नौजवान ने हंसते हुए जवाब दिया, दूर रहो जब तक इसे पैसे देने में मदद नहीं करोगे। लेकिन की ने चेतावनी नहीं दी। उसका घूंसा पहले ही वो काम कर चुका था। एक ही वार में वह नौजवान दूर जा गिरा, जैसे कोई फटा पुराना पुतला उड़ गया हो। उसका साथी डर के मारे कांपने लगा। वह जल्दी जल्दी बोला, हम चले जाते हैं, माफ कर दो, कृपया पीछा मत करना। और दोनों भागते हुए वहां से गायब हो गए। के ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। आप ठीक हैं? बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूं, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। के मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यह पूछना चाहता हूं, हु जून को कहां ढूंढा जाए? बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। उसकी आंखों में जैसे किसी भूले हुए रहस्य की चमक आ गई। वह धीरे से बोला, जिस हु जून की तुम्हें तलाश है, वो तो मैं ही हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम सच में खुशकिस्मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, की ऑफ ऑल लॉक्स हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। केई ने शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने तो अभी अपनी ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सफल होऊंगा। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में वे दोनों लोग, जिन्हें की ने पहले हराया था, आपस में बात कर रहे थे। क्या लॉर्ड ऑफ द लैंड्स को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी? दूसरा बोला, पता नहीं, लेकिन वो खिलाड़ी के मेरी जिंदगी में देखा हुआ सबसे ताकतवर इंसान है। एक युवा महिला जिसका नाम लेडी मॉन्ड था, गंभीर आवाज में बोली, के अभी भी लेक्चर दे रहा है, किसी भी तरह उसे मेरे पास लाया जाए। उस आदमी ने झुककर कहा, मैं अभी व्यवस्था करता हूं लेडी मॉन्ड। उधर बूढ़ा आदमी की को साथ लेकर एक बहुत बड़ा महल तक पहुंचा, इतना शानदार कि की देखता रह गया। के ने पूछा, आप इस महल में ऐसे कैसे आते जाते रहते हैं? लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा आदमी गायब था। कहीं कोई निशान नहीं। लेकिन अब लौटने का सवाल नहीं था। के ने महल के विशाल दरवाजे खोले। अंदर एक भव्य हाल था और सिंहासन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके दोनों ओर वही दो पहरेदार खड़े थे जिन्होंने पहले के से लड़ाई की थी। अब बूढ़ा आदमी गंभीर और शाही आवाज में बोला, परिचय दूं, मैं मशीन सिटी का लॉर्ड और ये दोनों मेरे सबसे शक्तिशाली गार्ड।
फिर वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बोला, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मुझे ऐसे योद्धा की तलाश थी जो इन दोनों से ज्यादा ताकतवर हो। और वो व्यक्ति तुम हो के। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें की ऑफ ऑल लॉक्स खुशी से दे दूंगा। सीक्रेट मिशन शुरू, लॉर्ड ने समझाया। कल मैं अपने रिसर्च पर एक सेमिनार देने वाला हूं, लेकिन रोबोट्स जो इसे चुराना चाहते हैं वो इस मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्वे को पहले लगा था कि लॉर्ड उसे प्रोटेक्शन के लिए बुला रहा है, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उन दोनों रोबोट असैसिन्स को हराओ और उनकी कोर को नष्ट कर दो। क्वे ने बिना हिचके मिशन स्वीकार कर लिया, क्योंकि आखिर ये रोबोट्स ही तो थे, इंसान नहीं। अगले दिन लॉर्ड अपने सेमिनार में टेक डेवलपमेंट पर लेक्चर दे रहे थे। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ इंसान नेचर के रहस्यों को और समझ रहा है। सवाल यह है, क्या मशीन्स भी लाइफ की तरह ग्रो कर सकती हैं? क्या एक रोबोट सच में जन्म ले सकता है और विकसित हो सकता है? के इस समय बस इंतजार कर रहा था कब अटैक शुरू होगा। और तभी ऊपर की ग्लास सीलिंग में दरार पड़ी। ट्ररर्क! एक रोबोट आसमान से सीधे नीचे उतरा। उसने मंच की तरफ देखते हुए कहा, मेटल, फ्लैश और बोन्स से कहीं ज्यादा परफेक्ट है। प्रोफेसर, तुम भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। सिक्योरिटी तुरंत एक्टिवेटेड हुई। सिटी के टॉप गार्ड्स में से एक, स्क्रैम, आगे आया। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, उसने कहा। लेकिन रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अचानक गायब हुआ और अगले ही पल सीधे स्क्रैम के पेट पर एक जबरदस्त वार। स्क्रैम हवा में उछलकर गिर गया। बाकी गार्ड्स भी उसके सामने बिल्कुल बेबस थे। कुछ ही सेकंड में वह सबको गिरा देता है। के यह सब देख रहा था। यह तो हद हो गई। कितनी बेअदबी है ये, के बुदबुदाया। लॉर्ड धीरे से बोला, वे यहां तुम्हारे लिए आए हैं। अब तुम मशीन किंगडम जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपनी सारी उम्मीदें तुम पर दांव पर लगा चुका हूं। रॉबर्ट स्क्रैम ने घमंड से कहा, मेरा शरीर परफेक्ट है क्योंकि यह बायोलॉजिकल नहीं है। ऊपर बने उसी टूटे हुए छेद से एक और शख्स नीचे उतरने लगा। वो थी मशीन्स की क्वीन। उसने सीधा प्रोफेसर की तरफ देखकर कहा, मेरे साथ वापस चलो। प्रोफेसर ने भी हां कह दी, लेकिन एक शर्त पर। पहले अपने रोबोट्स को रोकने का आदेश दो। क्वीन ने उसकी बात मान ली, लेकिन प्रोफेसर को लोहे की जंजीरों से बांधते हुए बोली, अगर तुम पहले ही मान जाते तो आज हालात इतने खराब ना होते। यह कहकर वह प्रोफेसर को लेकर गायब हो गई। अब हॉल में सिर्फ की और वो रोबोट स्क्रैम रह गए थे। क्वी शांत आवाज में बोला, मैंने सुना है तुम अपने बॉडी को दुनिया का सबसे स्ट्रांग समझते हो। स्क्रैम ने घमंड से कहा, ह्यूमन कभी मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की खूबसूरती को समझ ही नहीं सकता। तुम चाहो तो मैकेनिकल रेवोल्यूशन ज्वाइन कर लो। तुम भी परफेक्ट बॉडी पा सकते हो। लेकिन की ने इंतजार नहीं किया। पहला घूंसा सीधा स्क्रैम के सीने पर, जिससे उसकी 306 हेल्थ पॉइंट्स उड़ गए। स्क्रैम हक्का बक्का रह गया। उसका डिफेंस कितना भी हाई हो, के सामने कुछ नहीं था। के मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स फॉर द ऑफर, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। स्क्रैम चौंक कर बोला, यह कैसे? एक ह्यूमन ने मेरे मेटल बॉडी को तोड़ दिया। के ने बस इतना जवाब दिया, मैंने बस मुक्का मारा। लेकिन असली सच ये था, के पास ह्यूमन रेस का एंशिएंट सेक्रेड बॉडी था। की ने स्क्रैम को जमीन पर दबा दिया, सिर्फ एक पैर से उसे जकड़ दिया। फिर बोला, मुझे मशीन किंगडम तक ले चलो, वरना अभी यहीं तुम्हें स्क्रैप मेटल बना दूंगा। डरे हुए स्क्रैम के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में स्क्रैम बुदबुदाया, लगता है प्रोफेसर ने खुद को पकड़े जाने दिया ताकि तुम क्वीन के हार्ट तक पहुंच सको। स्क्रैम खुद भी डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्वीन ने इतना ताकतवर इंसान अंदर आने क्यों दिया, लेकिन अब रास्ता शुरू हो चुका था। सीन शिफ्ट। मशीन किंगडम क्वीन ने प्रोफेसर को अपने सामने कैद कर रखा था। क्वीन ने प्रोफेसर को धीरे से देखते हुए कहा, माफ करना, तुम्हें यहां इतने रफ तरीके से लाना पड़ा। प्रोफेसर ने बिना डरे जवाब दिया, मैं इंसानों के साथ विश्वासघात करके तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। क्वीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिद मत करो, चारों तरफ देखो। उनके सामने एक अजीब निर्माण चल रहा था। एक दिल जो आधा इंसान और आधा मशीन था। न पूरी तरह रोबोट, न पूरी तरह ह्यूमन, एक हाइब्रिड। क्वीन बोली, इसे मैं एसेंशन कहती हूं। फ्लैश कमजोर है, मशीन हमेशा मजबूत है। अब तुम्हें इवोल्यूशन ज्वाइन करने का समय आ गया है।
प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, तुम इंसानियत से गद्दारी कर रही हो। क्वीन की आंखों में खामोशी छा गई। उसी पल ऊपर से कई लोग नीचे गिराए गए, चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ। एक विशाल हाइब्रिड हार्ट के मशीनिक हाथ बाहर आए और उन लोगों के शरीर को काटकर उन्हें अंदर खींचकर निगल लिया। उनकी चीखें हवा में गूंज उठीं और हार्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। दूसरी तरफ मशीन सिटी में काओ उतर चुका था। कई रोबोट्स ने उसे घेर लिया। इंट्रूडर डिटेक्टेड, लेकिन सिर्फ हल्का मुस्कुराया। एक ही झटके में उसने एक के बाद एक रोबोट्स को गिराना शुरू किया। हालांकि वो कमजोर थे, लेकिन हर जीत पर उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे थे जो उसे और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे थे। को ये उम्मीद नहीं थी और ये बात उसे काफी खुश कर गई। कुछ ही देर में उसके सामने एक भी फंक्शनिंग रोबोट नहीं बचा था। वापस क्वीन और प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर चीखते हुए बोला, तुम राक्षस हो। क्वीन ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा किसी समस्या को हल नहीं करता प्रोफेसर। फिर उसने हाइब्रिड हार्ट की तरफ इशारा किया। इसका नाम मार्टा है। असल में यह एक फेलियर है। प्रोफेसर हैरान रह गया। क्वीन ने समझाया, हमने एक ऐसा रोबोट बनाना चाहा था जो इंसान की तरह खुद बढ़ सके, लेकिन यह मांस खाने वाला राक्षस बन गया जिसकी भूख हर सेकंड बढ़ती जा रही है। क्वीन बोली, यह सब बस एक व्यक्ति से शुरू हुआ था और अब हमें खुद नहीं पता कि इसकी भूख कहां जाकर रुकेगी। उसने प्रोफेसर की ओर देखा, आंखों में ठंडा सन्नाटा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इसे रोकने की कोशिश करो या खामोश रहो और हम इसे इंसानों को खिलाते रहेंगे। प्रोफेसर के हाथ कांप गए, लेकिन क्वीन जानती थी इस दुनिया में वह किसी एक पर भरोसा कर सकता है, सीएओ। उसी समय एक रोबोट आया और बोला, रिपोर्ट, एक ह्यूमन जिसके पास एंसेस्ट्रल सेक्रेड बॉडी है इस क्षेत्र में घुस आया है। क्वीन की आंखें चमक उठीं। क्या वही जिसके बारे में मैंने मैसेज पाया था? जवाब आने से पहले ही धम, एक भारी आयरन प्लेट कमरे में उड़ती हुई आई काऊ पहुंच चुका था। प्रोफेसर की उम्मीद अब दरवाजे पर खड़ी थी। क्वीन ने उसे देखा और कहा, वेलकम, मेरे किंगडम में आने पर बधाई। जिस वॉरियर को तुमने हराया था वो यहां का सबसे स्ट्रांग था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ह्यूमन उसे गिरा देगा। काऊ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा, तो क्या इंसान से हारना तुम्हारे लिए शर्म की बात है या तुम उसे बदला लेने आई हो? बिना क्वीन के जवाब दिए उसके गार्ड्स आगे बढ़े। काऊ ने सिर्फ एक बात कही, परफेक्ट, फ्री पॉइंट्स मिलेंगे। पहला गार्ड एक ही मुक्के में टूट गया। दूसरा गार्ड धूल की तरह बिखर गया। क्वीन के चेहरे पर पहली बार शॉक दिखाई दिया। तो यह एंसेस्ट्रल सेक्रेड बॉडी सच में मौजूद है। उसके मन में अचानक एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं इसे भी मॉडिफाई कर दूं तो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉरियर बन जाएगा। तभी काऊ ने प्रोफेसर की ओर देखा। सर, आप ठीक हैं? प्रोफेसर की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। हां, अब मैं ठीक हूं, तुम आ गए हो। प्रोफेसर खड़े हुए और धीरे से बोले, देखो, उस दिशा में। काऊ ने नजर घुमाई। वहां मैकेनिकल हार्ट धड़क रहा था। लेवल 15। कोई विजिबल एट्रीब्यूट्स नहीं, लेकिन उसकी शक्ल बदल रही थी, जैसे किसी दैत्य का जन्म हो रहा हो। प्रोफेसर की आवाज में दर्द था। वे इंसानों को इस मशीन के लिए खिला रहे हैं। इतना सुनते ही काऊ की आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। अगर आपने नहीं भी कहा होता तो भी मैं इसे खत्म कर देता। दूसरी तरफ क्वीन सिर्फ एक बात सोच रही थी, बस इस एंसेस्ट्रल सेक्रेड बॉडी वाले को हरा दो, फिर सब ठीक। वह आगे बढ़ी और बोली, अपने इस कमजोर इंसानी शरीर को छोड़ दो और हमारे साथ एवोल्यूशन में शामिल हो जाओ। काऊ किसी भी प्रतिक्रिया के बिना बस उसे शांत आंखों से देखता रहा। क्वीन यह समझने की कोशिश कर ही रही थी कि वह क्या करने वाला है, पर उससे पहले काऊ पहले ही उसके पास से आगे निकल चुका था। इतनी तेज गति कि क्वीन उसे देख भी नहीं पाई। पलक झपकते ही वह मैकेनिकल हार्ट के सामने खड़ा था, मुट्ठी कसकर। क्वीन चीख उठी, नहीं, मार्टा को मत छूना, रुक जाओ। लेकिन उसकी चीखें हवा में टूट गईं। धड़ाम! मुट्ठी सीधा हार्ट पर लगी।
क्वीन को समझ आ गया, अगर काऊ ने हार्ट को दूसरी मार भी दे दी तो ये पूरा विकास प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। वह जान की बाजी लगाकर उसकी ओर दौड़ी। काऊ उसकी ओर पलटा और बोला, दखल मत देना। उसके शरीर के सेंसर्स ने रेड अलर्ट बजाया। वार्निंग, अत्यधिक खतरा, दूर हटो। लेकिन क्वीन फिर भी नहीं रुकी और अगले ही पल ठाड़, काऊ का मुक्का सीधा उसके सीने पर लगा। क्वीन सीधी दीवार तोड़ते हुए पीछे फेंकी गई। डैमेज 288 एचपी। लेकिन उसके पास अभी भी बहुत हेल्थ बाकी थी। वह उठी कांपते हुए, पर उसकी आंखों में एक नया पागलपन था। मुझे तुम्हें अपनी सेना में चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। काऊ ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया और वापस हार्ट की ओर मुड़ा और दूसरी मार दे दी। काऊ का चेहरा गुस्से से भर चुका था। जो कुछ उन लोगों के साथ किया गया था वो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वह सिर्फ एक इच्छा रखता था, ये हार्ट जल्दी टूट जाए। उसकी मुट्ठियां लगातार बरसने लगीं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कुछ ही वारों के बाद मैकेनिकल हार्ट टुकड़ों में फट गया। पूरे कमरे में लाल चिपचिपा टमाटर जैसा द्रव बिखर गया। दीवारों पर, फर्श पर, हवा में भी। सिस्टम नोटिफिकेशन उभरा। पंच 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, पल्स 100। एक्सपीरियंस पर काऊ की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो बस उन इंसानों के बारे में सोच रहा था जो इस हार्ट ने निगल लिए थे। दूसरी ओर क्वीन कांप रही थी। उसके अंदर गुस्सा और सदमा दोनों थे, क्योंकि मार्टा उनके लिए रोबोट जाति की उम्मीद थी। लेकिन काऊ के लिए वो सिर्फ एक पाप था जिसे मिटना ही था। क्वीन धीमी, भारी आवाज में बोली, तुम सच में इंसान हो, पर तुम खुद को मशीन सोल्जर समझते हो। तुम परफेक्ट हो। उसकी आंखों में अब इच्छा थी, घृणा नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ माफ कर सकती हूं, बस हमारे साथ जुड़ जाओ। प्रोफेसर ने तुरंत चेतावनी दी, धोखा मत खाना, ये मैकेनिकल इवोल्यूशन तुम्हें इंसान नहीं, मशीन बना देगी। काऊ ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपने शरीर से कोई शिकायत नहीं है। क्वीन का सुरक्षा कर्मी मंडय ध्यान से दोनों की बात सुन रहा था। फिर उसने कहा, जब तुम असली क्वीन से मिलोगे तब तुम्हारा विचार बदलेगा। काऊ ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। यह सुनकर मंडाई ने रास्ता दिखाया। वे लोहे के बने लंबे ठंडे गलियारों से गुजर रहे थे। धातु की आवाजें टकराती, गूंजती, हर कदम पर तनाव। चलते चलते मंडाई ने अपना हाथ खोला। उसकी हथेली से एक छोटा धातु का कीट उड़ निकला, बहुत छोटा, लगभग अदृश्य। वह काऊ की गर्दन के पीछे जाकर चिपक गया। यह था रोबोट मॉस्किटो, एक ऐसा कीट जो इंसानों को मैकेनिकल इन्फेक्शन देकर उन्हें मशीन में बदल सकता है। मंडाई धीरे से मुस्कुराया। रोबोट मॉस्किटो, पोजीशन कंफर्म्ड, और काऊ को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। मंडाई को पूरा भरोसा था कि यह प्लान काम करेगा और क्वीन उसे इस काम के लिए जरूर रिवॉर्ड देगी। रोबोट मॉस्किटो सही पोजीशन में पहुंच चुका था। उसके छोटे से ड्रिल ने काऊ की गर्दन को छूने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसे हल्की सी खटास महसूस हुई, काऊ ने बिना एक सेकंड गंवाए उस रोबोट को तुरंत कुचल दिया। और उसी पल उसे समझ आ गया, मंदाई शुरू से उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। काऊ ने गुस्से में पलटकर हमला किया और मंडाई ने बेगुनाही का नाटक किया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल भी पाता, एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ चुका था। मंडाई ने जैसे तैसे खुद को संभाला। काऊ सोच रहा था, लेवल 15 एनपीसी इतना कमजोर नहीं है जैसा दिखता है। मंडाई गुस्से से चिल्लाया, तुम रोबोट क्वीन से मिलना नहीं चाहते? अगर मुझ पर हमला किया है तो इसका जवाब मिलेगा। काऊ ने शांति से कहा, अगर क्वीन यही पास है तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब मंडाई को समझ आ गया, लड़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने बोला, ठीक है, अगर तुम्हें क्वीन तक जाना है तो मैं ले जाऊंगा, चाहे सिर्फ तुम्हारी लाश ही क्यों ना ले जानी पड़े। क्वीन तुम्हें नया शरीर दे देगी। उसकी लोहे की मुट्ठी काऊ की ओर बढ़ी, लेकिन काऊ भी वहीं खड़ा नहीं था। दोनों के मुक्के टकराए, पर मांडे का हमला बेकार था। काऊ की ताकत उससे बिल्कुल अलग स्तर पर थी। काऊ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, स्क्रैप को भूख नहीं लगती, और एक और जोरदार वार किया। मांडे का हेल्थ तेजी से गिरने लगा। वो कोने में फंस चुका था, भागने की कोई जगह नहीं। काऊ ने फिर एक भयावह हेडबट मारा, इतना तेज कि मंडाई का चेहरा सीधे फटने लगा। वो उड़ता हुआ पीछे की दीवार को तोड़कर गिरा
और अब उसका असली रोबोटिक फॉर्म सामने आ गया था। हांफते हुए, लगभग हार मानते हुए मंडाई बोला, मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जुनून था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे शुरुआत से क्या करना चाहिए था। मंदई का असली रूप देखकर काऊ पीछे नहीं हटा। ऐसा मशीन मॉन्स्टर बनना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। काऊ के लिए अगर कभी ऐसा विकल्प आया तो वो शांत मौत चुन लेगा, लेकिन कभी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ेगा। मंडई ने आखिरी हमला करने की कोशिश की, पूरी ताकत, पूरी नफरत, आखिरी उम्मीद, लेकिन काऊ भी तैयार था। दोनों के मुट्ठे हवा को चीरते हुए टकराए और एक धमाका हुआ। ये टक्कर क्रिटिकल हिट बन गई। मंदई का शरीर टूटकर बिखर गया और उसी पल काऊ लेवल अप हो गया। कुल 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल हुए। आखिरकार वह इनिशियल स्टेज में प्रवेश कर चुका था। मिशन पूरा हो चुका था और उसे एक रिवॉर्ड मिला, की टू ऑल लॉक्स। लेकिन काऊ की जर्नी यहां खत्म नहीं थी। उसे अभी भी क्वीन को ढूंढना था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पास कोई अनोखी चीज होगी। अगले पवेलियन का दरवाजा पासवर्ड के बिना नहीं खुल रहा था। काऊ ने कई बार कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। वो सोचने लगा, काश मंडाई जिंदा होता, पासवर्ड तो वही जानता था। अब उसे कोई ऐसा इंसान या रोबोट ढूंढना होगा जो कोड जानता हो। दूसरी तरफ क्वीन काऊ के आने का इंतजार कर रही थी। वो जानना चाहती थी इस इंसान की असली मंशा क्या है। काऊ ने और सोच विचार नहीं किया। उसने दरवाजे को सीधा तोड़ दिया। कभी कभी वायलेंस इज नॉट द क्वेश्चन, वायलेंस इज द आंसर। अंदर एक थ्रोन हॉल था और उस सिंहासन पर एक मानव लड़की जैसी दिखने वाली आकृति बैठी थी। काऊ ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की चुप रही। उसकी निगाहें काऊ को ध्यान से देख रही थीं, जैसे वो उसकी हर मूवमेंट एनालाइज कर रही हो। काऊ फिर बोला, बोल सकती हो, तुम्हारा नाम है? और तब उसने कहा, मैं मशीन किंगडम की क्वीन हूं। काऊ रुक गया। ये तो एपिक लेवल एनपीसी थी। अननोन एट्रीब्यूट्स और 100,000 हेल्थ।